हो सकता है कुछ लोग नाराज़ हो, बट पेरेंट को ये जज करना चाहिए कि जो संस्थाएं खुली हैं मार्केट में वो उनके लिए खुली हैं या संस्थाओं ने अपने लिए खोला है संस्था। जब उनका आने का टाइम होता है तो किताब लेके बैठ जाता है बच्चा और कहता है मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। वाई? ही इज सेटिस्फाइंग हिज पेरेंट दैट आई एम वर्किंग, आई एम स्टडिंग। ही इज नॉट सेटिस्फाइंग हिज ओन एपेटाइट कि मुझे ये टास्क करना है। तो लोग बोल रहे हैं आजकल डिग्री इज पीस ऑफ पेपर बिकॉज डिग्री से जॉब नहीं मिल रही है, डिग्री या सर्टिफिकेट करने के बाद जॉब नहीं मिल रही है। इवन आईआईटी से बच्चे जो पास आउट हो रहे हैं उनको भी जॉब के लिए स्ट्रगल करनी पड़ रही है। मोस्टली पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा या तो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, और कुछ सोचते नहीं है, राइट? सो ये जो प्रॉब्लम है उसका मतलब मेन रीज़न क्या है? पेरेंट्स है, स्टूडेंट है या टीचर है? ठीक है, कुछ बहुत सारे बच्चे आज आप आईआईटीज़ के बच्चों को देखो तो इनोवेशन उनके पास से अभी नहीं आया है। मतलब मैं ब्लंट स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आईआईटी के बहुत लोग नाराज़ हो जाएंगे। इवन आज के मोदी जी, ओके, ही इज़ अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, राइट? अगर आप उनकी साइकोमेट्रिक एनालिसिस कराएंगे यू विल फाइंड इंट्रोवर्ट। उनको पता है चुप कैसे रहना है, ठीक है ना? और उनकी चुप्पी से ही बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। तो जिस दिन आपको ये लगने लगे कि ऑफिस जाना इज़ नॉट अ जॉयफुल जर्नी फॉर यू और इवेंट फॉर यू, यू गिव दिस टेस्ट। कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे को ज़्यादा नॉलेज है फैकल्टी से। यस, सो कई बार उनके दिमाग में ये भी आया कि उनकी मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते कि मेरे को ज़्यादा आता है, ये क्या पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एआई विल रिप्लेस टीचर्स। अब क्या हो रहा है कि बच्चों की कम्युनिकेशन पेरेंट्स से, बच्चों की कम्युनिकेशन टीचर्स से कम हो गई है। हम लोग बच्चों को ये कह रहे हैं कि कोचिंग ट्यूशन के चक्कर में अभी आप मत पढ़ो, ठीक है? बहुत सारे कोचिंग और ट्यूशन वाले हमसे नाराज़ हो जाएंगे और हमसे भी पूछेंगे भाई आप भी तो कोचिंग कराते हो। पेरेंट का 2 ब्लेम है, टीचर्स का और पेरेंट का बच्चों के प्रति। पहला ब्लेम कि बच्चे के कंसंट्रेशन लेवल कम हो गया है, ठीक है ना? दूसरा, उसको नई चीज़ सीखने की वो भी कम हो गई है। आई मीन पढ़ाई जो किताब पढ़ाते हैं हम लोग वो नहीं पढ़ना चाहता। पेरेंट्स कंफ्यूज है कि किस में बच्चे को डालें, कैसे डालें, कौन सी स्कूल फाइनलाइज करें। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई फॉर्मेट है, ऐसा कुछ है कि जिससे उनको आइडिया है कि नहीं ये चीज़ सही है मेरे बच्चे के लिए? पीयूष सर, वेलकम टू ईडीआई टॉक्स। थैंक यू। पीयूष सर, पॉडकास्ट शुरू करें उसके पहले एक क्वेश्चन है कि आज लोग ये बोल रहे हैं कि डिग्री इज़ अ पीस ऑफ पेपर। मतलब डिग्री अभी लोग पढ़ते काफ़ी कुछ है बट जॉब कुछ अलग लगते हैं, ऐसा होता है। सो इस ड्यूरेशन में आपका क्या ख्याल है कि क्या ये सही चीज़ है कि डिग्री एक पेपर ही है या उसका कुछ वैल्यू भी है? लोग बोल रहे हैं आजकल डिग्री इज पीस ऑफ पेपर बिकॉज डिग्री से जॉब नहीं मिल रही है, डिग्री या सर्टिफिकेट करने के बाद जॉब नहीं मिल रही है। इवन आईआईटी से बच्चे जो पास आउट हो रहे हैं उनको भी जॉब के लिए स्ट्रगल करनी पड़ रही है। बट रीज़न ये है कि डिग्री तो हमें चाहिए, सर्टिफिकेट भी हमें चाहिए, बिकॉज ये वैलिडेशन है कि मैंने एक प्रोसेस के थ्रू में गुजरा हूँ, ठीक है? ये सब्जेक्ट हमने पढ़ा है, इस प्रोसेस के थ्रू गुजरे हैं, उसमें जो ग्रेड आती है जो वो इंडिकेटर है कि उसने इतना काम किया है। लेकिन आजकल की जो डिग्री के जो कोर्सेज हमने डिज़ाइन किए हैं वो इंडस्ट्री अलाइन नहीं हो पाए, मतलब एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ नहीं ले जा पा रहा है बच्चों को। हमने कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कराई है, लेकिन बच्चों के अंदर जो सोच चाहिए कि उसके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आनी चाहिए, जो उसके अंदर जुझारूपन आना चाहिए, जो सिस्टम को समझने की ताकत होनी चाहिए, जो चैलेंजेस को लेने की पावर होनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग हम नहीं दे पा रहे। टू मच बुकिश कर दिया, एक कोर्स मटेरियल दे दिया, उस कोर्स मटेरियल को उसने पढ़ा, मे बी रोट लर्निंग कर लिया, मे बी स्ट्रेटजिक लर्निंग कर लिया कि इतने सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि आजकल पास होना एग्जामिनेशन बहुत इजी हो गया है, तो डिग्री ले पाना बच्चे ले लेना एक पैरामीटर तो है, बट डिग्री का जो रिफ्लेक्शन है कि हम इंडस्ट्री में ला पाएंगे वो मिसिंग हो रहा है। तो इसलिए डिग्री कई बार लगता है पीस ऑफ पेपर है, एंड आई विल से कि डिग्री इज़ नॉट सफिशिएंट टू गेट एम्प्लॉयमेंट। ओके, You have to develop inner skills, you have to develop the employability skills, soft skill जिसे हम बोले, communication skill है, problem solving skill है,
ठीक है, सिस्टम के साथ काम करने की स्किल है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की स्किल है, अपने कलीग के साथ, अपने जूनियर के साथ और अपने सीनियर के साथ। ये सारी चीज़ें अगर हम सीखेंगे देन ओनली मेरी डिग्री मुझे बैकअप दे सकती है। ओके। तो डिग्री हमें इंटरव्यू के टेबल तक पहुंचा लेती है, बट वहाँ से रिजेक्शन होता है क्योंकि मैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के जवाब है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट आया है, जो एचआर का हेड आया है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट आया है, वो ये ढूंढ रहा है कि हमारे इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम है उसको ये सॉल्व कर सकता है कि नहीं। ठीक है, वो ये नहीं देखना चाहता कि ये 90% है या एक 60% है तो मैं 90% वाले को ले लूँ। हो सकता है 60% वाला जुझारू हो, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो हमें ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके ओके। एंड एड्यूमोल कैसे इसको मतलब हेल्प करता है? तो एजू मॉल में हम लोग इंडस्ट्री से सर्वे कर रहे हैं, इंडस्ट्री के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हम बहुत सारी इंडस्ट्री के साथ पिछले 25 साल से जुड़े हुए हैं, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ फ्रेंड्स, एज अ हमारे कलीग्स, हमारे दोस्त उसमें हैं। तो वी आर गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम देम दैट व्हाट एक्चुअली दे नीड। ठीक है, ये सर्वे हम एडवांस लेवल का भी कर रहे हैं कि नेक्स्ट 10 ईयर के बाद क्या आने वाला है, किस तरह के चैलेंजेस हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल सिस्टम हो गया है। अब जो गांधीनगर में बच्चा पढ़ रहा है उसकी ज़रूरी नहीं है कि गांधीनगर के इंडस्ट्री में ही काम करेगा। वो हो सकता है इंडिया के किसी भी भाग में काम कर रहा हो और हो सकता है वर्ल्ड के किसी भाग में काम कर रहा हो। इवन nowadays it is possible that he is sitting here and he is working for US or any other country। तो हमें ग्लोबल चैलेंजेस को समझते हुए अपना काम करना है। तो एजू मॉल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं हम लोग, जहाँ पे इंडस्ट्रीज जुड़ रही हैं हमारे साथ, जहाँ पे जो फ्यूचरिस्टिक एक्सपर्ट्स हैं वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं उस तरह के लोग जुड़ रहे हैं, और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी जुड़ रही हैं, सो दैट हम उनको डिग्री के साथ साथ ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सिखा पाएँ, उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखा पाएँ। तो हम लोग बहुत सारे केस स्टडीज़ देते हैं बच्चों को कि हाउ टू सॉल्व इट। अब उसका कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि सॉल्व इसी तरीके से करना है, क्योंकि अगर वो जीनियसनेस उसके अंदर डेवलप हो रही है तो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके लेके आएगा। कुछ वैलिड है, कुछ नॉट वैलिड है। डिस्कशन में वो क्लियर होता है उनको कि ये हमारा जो सोच है या हमारा जो तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व का वो प्रैक्टिकल नहीं है। कुछ को लगता है नहीं, ये हम लोग को भी सीखने को मिलता है नया। इवन इंडस्ट्रीज जो एक्सपर्ट्स आते हैं उनको भी कई बार बच्चों से सीखने को मिलता है कि अच्छा ये जो तरीका सोचा था बड़ा इजी सोल्यूशन है, वी आर अननेसेसरीली मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। सो दैट सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म वी आर क्रिएटिंग हियर। सो एजू मॉल केवल एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में काम नहीं कर रहा है, ये फ्यूचरिस्टिक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में काम कर रहा है, जिसमें कि बच्चे को नॉलेज के साथ साथ उसको प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप हो रही हैं और एक फियरलेस बंदा बन रहा है कि हाँ हम किसी इंडस्ट्री में जाएंगे तो हमारी उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी है कि उस तरह की चीज़ों को मैंने प्रैक्टिकली यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स के थ्रू मैं उस टनल में से निकल के बाहर आया हूँ। सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर नीडेड। जो हमारा एंशिएंट इंडिया में भी यही चलता था कि एक बच्चे को प्रॉब्लम के साथ छोड़ दिया जाता था। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करता था। तो जब वो प्रॉब्लम सॉल्व करके बाहर आएगा तो हो सकता है उस टीचर से भी बड़ा एक्सपर्ट हो वो उस प्रॉब्लम का। राइट। और क्योंकि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज है, इवन हमसे ज़्यादा उसको प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि उस प्रॉब्लम से उसने जूझा है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी गुरु, आज जो भी हम जिस गुरु का नाम लेंगे, जिसको भी हम जानते हैं, जब उसका स्टूडेंट बड़ा हो गया है ना तो गुरु का नाम आया है। राइट। सचिन बड़े हो गए तो अचराकर का नाम आया। अचराकर बड़े प्लेयर नहीं बन पाए, लेकिन सचिन उससे जूझा, उन्होंने केवल ट्रिक देते गए, उसको चैलेंजेस देते गए और वो उससे जूझता रहा और वो बड़ा प्लेयर बन गया। ठीक है ना, तो वो बनाने का जो प्रोसेस है, कहते हैं, बड़ा पुरानी कहावत है हमारे यहाँ, गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी हो गया, मतलब चेला बिकम मोर कॉस्टली। तो हम एज अ टीचर अपने बच्चों के थ्रू ही फेमस हो पाते हैं, और बच्चे को अगर राइट स्किल मिले, और हम डांस करके उसको डांस नहीं सिखा सकते, उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जब करना सीखेगा और खुद से उन प्रैक्टिकल चीज़ों को देखेगा तो उसकी भाव भंगिमाएँ थोड़ी सी माइन्यूट चेंजेस के साथ वो नेचुरल कर लेगा और ज़्यादा एक्सेप्टेबल करेगा। तो वो एक ट्रेनिंग का प्लेटफॉर्म हम लोगों ने एजू मॉल को बनाया है। विदाउट ओवर डूइंग वी वर्क विद देम। अच्छा, ये चीज़ हो गई स्टूडेंट के लिए, राइट। बट आजकल अगर देखें तो मोस्टली पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा या तो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, और कुछ सोचते नहीं है, राइट। सो ये जो प्रॉब्लम है उसका मतलब मेन रीज़न क्या है? पेरेंट्स है, स्टूडेंट है, या टीचर है? मेन रीज़न हमारी मिडिल क्लास सोसाइटी है। ओके। तो
हम एज ए मिडिल क्लास सोसाइटी जब हम अपने बच्चों को देखते हैं तो एक पेरेंट की कल्पना होती है कि मेरा बच्चा सिक्योर्ड करियर में जाए, अच्छे फ्यूचर में चला जाए। तो अच्छे फ्यूचर के लिए सिक्योर्ड करियर के रूप में उसको इंजीनियरिंग और मेडिकल एक फील्ड दिखाई देता है कि इंजीनियर को जॉब मिल जाती है, डॉक्टर को कहीं प्रैक्टिस भी कर सकता है, कहीं जॉब भी कर सकता है। तो ये एक सिक्योर्ड करियर के रूप में पॉपुलर हो गया है मार्केट में, और हर पेरेंट अपने सिक्योर्ड करियर के लिए बच्चे को वहाँ भेज रहा है। तो ये जो आज का प्रोसेस दिखाई दे रहा है कि एवरीबॉडी वांट्स टू बी इंजीनियर और डॉक्टर इफ दे हैव टेकन साइंस और दे आर एबल टू डू गुड। तो ये गलती बहुत बड़ी नहीं है उनकी, लेकिन सोच को बड़ा करना पड़ेगा। हम अगर एक थॉट बोलें तो मिडिल क्लास मेंटालिटी से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल क्लास समाज का जो होता है वो एक्चुअली डायरेक्शन डिसाइड करता है, ठीक है। और अगर हम आज के दिन में ये सोचना शुरू करें कि बच्चों को करियर देना है, करियर जो फिक्स है वो देंगे तो सर्टेन तो है, लेकिन बहुत बड़ा बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म पे सब लोग चल रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे बहुत आगे निकलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो अपने को डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए पेरेंट को कई बार हम लोग कहते हैं बेचारा है, क्योंकि उसका इन्फॉर्मेशन कम है, ठीक है। सब अलग अलग फील्ड के लोग हैं तो सारे फील्ड की जानकारी उनको नहीं मिल पाती, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, जो सुनी सुनाई है उस पर काम करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने, या कह लीजिए हम लोग बहुत पहले से ये बोल रहे हैं और यहाँ एजू मॉल के अंदर एक प्रैक्टिस लेके आए हैं कि बच्चों के साइकोमेट्रिक टेस्ट कराया जाए, ठीक है ना। उसकी प्रतिभा को पहचानने की कोशिश की जाए कि उसकी जो इनर टैलेंट है, इनर कोर स्ट्रेंथ है, वो किस में है। अगर इंजीनियर बनने में है तो इंजीनियर ज़रूर बनेगा और बहुत अच्छा इंजीनियर बनेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर उसका इंजीनियर बनने के अंदर टैलेंट नहीं है, उसका कोई एक अलग उसका कनेक्ट है कि वो ये अंदर से नेचुरल एक इंस्टिंक्ट ऐसी है कि कुछ और बनना चाहता है, जो उसको भी नहीं पता चलता, क्योंकि उसके कुछ गुण हैं, कुछ उसके कैरेक्टर्स हैं, कुछ ट्रेड्स हैं जिनको कंबाइन करके ग्लोबल क्या करियर आने वाला है वो उसको नहीं पता चलता, ठीक है। पेरेंट को भी पता नहीं चलता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसके पूरे उस ट्रेड्स को कंबाइन कर रहे हैं एआई के थ्रू, और देख रहे हैं कि ग्लोबल करियर्स में जो आज के 10 साल बाद, आज के 5 साल बाद, आज के 15 साल बाद क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। तो उन चैलेंजेस के हिसाब से उसको कौन सा करियर लेना चाहिए, वो एक मौका मिलना चाहिए हर बच्चे को, हर पेरेंट को ये जानने की। अगर वो ये जानता है तो शायद वो अवेयर डिसीजन ले पाए कि हमें और कुछ करियर्स में कैसे जा सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल को टफ किया जा चुका है, कंपटीशन टफ हो गया है। तो बच्चा जो अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो उसकी हॉबीज़ है, जो उसकी हैबिट्स है, जो उसके अंदर पैशन है, उसको किल करके वो एक लाइन में लगा हुआ है, ठीक है ना। एक डोरी से हमने उसको बांधा हुआ है, उसी तरफ उसको देखना है, उसी से खिंचा हुआ है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि वो हो सकता है सक्सेसफुल भी हो जाए, लेकिन आपको अभी बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे जो डॉक्टर बन के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जो इंजीनियर बन के इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कुछ और काम कर रहे हैं और एकदम एब्रप्ट काम कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे डॉक्टर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इंजीनियर्स एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है। वो पैकेजिंग यूनिट बना रहे हैं, ठीक है, जहाँ फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, जिनको फूड प्रोसेसिंग का पढ़ाया ही नहीं गया कभी लाइफ में, ठीक है। उन्होंने कभी पढ़ा नहीं, मौका नहीं मिला, लेकिन उनका इंटरेस्ट आया उधर, ठीक है। कुछ बहुत सारे बच्चे, आज आप IITs के बच्चों को देखो तो इनोवेशन उनके पास से अभी नहीं आया है। मतलब मैं ब्लंट स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, IIT के बहुत लोग नाराज़ हो जाएंगे और मेरे फ्रेटर्निटी के लोग नाराज़ होंगे, लेकिन असलियत ये है कि IIT से जो बच्चे निकल के आए वो कोई रामानुजन नहीं बना, कोई साइंटिस्ट नहीं बना। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हम जब किसी भी सिस्टम को फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीज़ अपनी गिव अप कर चुके होते हैं, ठीक है। मैं अपनी बहुत सारी जो ट्रेड्स है, हमारी जो नेचुरल वो थी, टैलेंट थी, उसको मैं किल कर चुका, ठीक है, एक रास्ते पे चलने के लिए, इन द नेम ऑफ डिसिप्लिन, इन द नेम ऑफ फोकस, बट आई हैव किल्ड लॉट मैनी थिंग्स। तो हम उस रास्ते पे चल के आए जब बाहर, तो हमें लगा कि यही रेलवे लाइन है, यही रेलवे ट्रैक है जिस पे मुझे चलना है। सो व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली, आई कैन नॉट डू एक्सेप्शनल, आई हैव टू डू समथिंग विच हैज़ बीन डन अर्लियर इन अ बिट बेटर वे, ठीक है, इन बिट बिगर वे, बट आई कैन नॉट डू एक्सेप्शनल। सो वो उस तरह की पढ़ाई करने से हम न तो देश बदल सकते हैं, न तो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि आज के 20 साल बाद चैलेंजेस बदल जाएंगे। हम अपने देखते हैं कि 95 to 98 या 2000 तक एवरीबडी वांटेड टू बी IT इंजीनियर, ठीक है, प्रोग्रामर बनना चाहता था। और उस समय मैं जानता हूँ कि चाहे वो फिजिक्स कर रहा हो,
चाहे वो बॉटनी कर रहा हो, चाहे मैथ्स कर रहा हो, चाहे कंप्यूटर कर रहा हो, वो 3 महीने का 6 महीने के कोर्स करके कंप्यूटर के दे यूज टू क्लेम दैट आई कैन डू प्रोग्रामिंग, और यूएस में जा रहे थे वो। राइट। ठीक है, इंडिया की बहुत सारी इंडस्ट्री ले रही थी उनको, यूएस की भी ले रही थी, लेकिन वही 2008 के बाद बेकार होने लगे। ठीक है, वो सारे इंजीनियर्स बाहर निकलने लगे, और जो नए इंजीनियर उनको देख के उनको फॉलो करके बने, उनको जॉब नहीं मिलता था। राइट। वो अल्टीमेटली कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब करना शुरू किए। ठीक है, रिसेप्शन का जॉब करना शुरू किए। तो हर समय चैलेंजेस बदल रहे हैं। तो पेरेंट्स को हम गलती नहीं बोलेंगे, लेकिन पेरेंट जो एक एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं इकट्ठा कर रहा है। वो इन्फॉर्मेशन उनसे ले रहा है जो सक्सेसफुल है, और उसी को फॉलो करना शुरू कर रहा है। नया चैलेंजेस क्या आएंगे, तो हम वेलकम करते हैं सबको। गांधीनगर के एटलीस्ट पेरेंट को यहाँ हम बुला सकते हैं कि वो एक बार साइकोमेट्रिक एनालिसिस करें। 1 घंटे का लगभग टेस्ट है, 50 मिनट से 1 घंटे का, और जिसको 8 लाख से 10 लाख बच्चों ने हमारा दिया हुआ है, और 93-94% करेक्ट रिजल्ट आया है। 2008 से लेके हम कर रहे हैं इस काम को। ओके। तो 40 पेज का एक रिपोर्ट निकलेगा, और उस रिपोर्ट में उसके बारे में, बच्चे के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। और जब वो 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं तो और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, पेरेंट को भी क्लियर होती हैं, बच्चे को भी क्लियर होती हैं, और जो उनका हाथ पकड़ के लेके जाने वाला है उसको भी क्लियर होती हैं। सो Okay. ये एक प्रोसेस पेरेंट्स को करना चाहिए। ओके। सो ये जो आपने बोला साइकोमेट्रिक टेस्ट, सो एक्चुअली उसमें ऐसा क्या होता है कि आप इतना डिफाइन कर सकते हो? लाइक ये कुछ एस्ट्रोलॉजी बेसिक है? नहीं, एस्ट्रोलॉजी नहीं है, साइंस बेस्ड है पूरा। क्योंकि क्या है कि एक बच्चा जब अपने को रिफ्लेक्ट करता है अलग अलग सिचुएशंस में, तो उस रिफ्लेक्शन के उसके इनर कोर से निकल के आता है। पहले वो थोड़ा सा मान लीजिए आइडियल आंसर्स देगा, लेकिन धीरे धीरे वो इनर कोर से उसकी चीज़ें निकल के आएंगी। जब स्पॉन्टेनिटी आने लगेगी तो वो इनर कोर से निकल के आने लगेगी चीज़ें। अब जब उन सारी चीज़ों को कंबाइन किया जाए कि इस सवाल का जवाब उसने इस तरह से क्यों दिया, इस सवाल का जवाब इसने इस तरह से क्यों दिया, ऐसे हमारे 100 क्वेश्चंस हो गए, 120 हो गए। एआई पे डिपेंड करता है बच्चा कितना क्लियर आंसर दे रहा है, उतना कम क्वेश्चन होंगे। जितना कंफ्यूज कर रहा है एआई को, उतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा वो। तो जब तक वो कंक्लूड नहीं कर लेता कि सारे डॉट्स को मिला पाया, तब तक वो क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, और उसके बाद एक रिपोर्ट बनती है। उस रिपोर्ट में हम ये जान पाते हैं कि बच्चे के पढ़ने के तरीके क्या हैं। जैसे कुछ लोगों की लर्निंग होती है बाई बुक्स, रीडिंग एंड राइटिंग की। राइट। ठीक है, दैट इज़ अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग। कुछ बच्चों की लर्निंग होती है बाई लुकिंग एट द वीडियोज़। आजकल वीडियो देख करके बच्चे सीख रहे हैं, ऑडियो देख के सुन के सीख रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं काइनेस्थेटिक लर्निंग के होते हैं, कि वो लर्निंग बाई डूइंग होते हैं। ठीक है, तो लर्निंग पैटर्न उसका कैसा है। फिर दूसरी चीज़ दिखाई देती है उसकी इमोशनल क्वोशेंट कैसी है। ठीक है ना, कि अगर हम उसको टफ टास्क देंगे तो ही इज़ एबल टू टेक द चैलेंज, और ही विल गिव अप। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि मैं टफर टास्क में ही वो उनको इंस्टिगेशन आती है, किक आती है, वो काम करेंगे। कुछ लोगों को होता है टफर टास्क देख के वो डल हो जाते हैं। राइट। ठीक है ना, तो वो चीज़ हमें पता चलती है इससे। हम उसको डांट करके पढ़ा सकते हैं, उससे काम करा सकते हैं, या उसको पैम्पर करके करा सकते हैं। ठीक है, जिसको डांट करके करा सकते हैं उसको पैम्पर करेंगे तो काम नहीं करने वाला, और जिसको पैम्पर करके काम करा सकते हैं उसको डांट दिया तो जाके किनारे बैठ जाएगा, वो काम नहीं करेगा। True. तो ये सारी चीज़ें मुझे इससे पता चलती है। फिर उसकी पर्सनालिटी कैसी है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, थिंकर है या इंट्यूटिव है। ठीक है, सोच के करता है या दिल से करता है, ये सारी चीज़ें हमें मिलती है। परसुएटिंग है या जजमेंटल है, वो जज कर लेगा कि नहीं ये काम मेरे से नहीं होगा, या ये होगा, ये आदमी अच्छा है, ये या अच्छा नहीं है, तो वो उस तरीके उनको जज करके छोड़ देता है। हम लोग आजकल सोसाइटी भी जजमेंटल होने लगी है, तो परसुएटिव बच्चा होगा तो रास्ता ढूंढेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें जब पता चलती हैं तो उसे किस तरह का चैलेंज दिया जा सकता है वो दिखाई देता है। सपोज एक बच्चा है इंट्रोवर्ट, ठीक है, या चलिए हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट हम कहते हैं बच्चा अच्छा होता है कि बोलेगा, सारी अपनी बातें बता लेगा। एक्सट्रोवर्ट है और सोसाइटी में जाना पसंद करता है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे करियर ओपन होते हैं कि वो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनेगा, या फिर वो एंकर बनेगा, या वो नेता बनेगा, पॉलिटिशियन बन जाए, कुछ भी बन सकता है वो। ठीक है, दिखाई देता है कि एक्सट्रोवर्ट भी है और सोसाइटी में भी जाना पसंद करता है। Right. अब एक दूसरा बच्चा है एक्सट्रोवर्ट, बट ही डू नॉट वांट टू टॉक विद अदर्स। ठीक है, अब ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है कि एक्सट्रोवर्ट है फिर बात क्यों नहीं करता। Right. ठीक है, ही डू नॉट लाइक टू मीट विद द सोसाइटी, बट ही इज़ वेरी एक्सप्रेसिव, सो ही कैन बी अ वेरी गुड राइटर, he can be a very good blogger, sitting at home writing something
and showing it to public, but he do not want to interact with the public, Okay. right? So what he is doing monologues. Okay. He is not liking dialogues, I mean between two. So he is doing monologues, he is writing something and expressing to public. He can be very good writer. ठीक है. अब एक इम्प्रेशन और है कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए. बट आई बिलीव कि इंट्रोवर्ट पॉलिटिशियन इज इवन मोर स्ट्रॉन्गर. Right. ठीक है. एंड यू नेम द पर्सन जिसको आप बड़ा जानते हैं, वो इंट्रोवर्ट रहा होगा. इवन आज के मोदी जी, Okay. ही इज़ अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन. Right. राइट. अगर आप उनकी साइकोमेट्रिक एनालिसिस कराएंगे, यू विल फाइंड इंट्रोवर्ट. उनको पता है चुप कैसे रहना है. ठीक है ना. और उनकी चुप्पी से ही बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि वो बोल क्यों नहीं रहे इस पे. Right. राइट. ऐसे इंदिरा गांधी, सी वॉज इंट्रोवर्ट. राइट. उनको बोला जाता है कि सी वॉज दुर्गा, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सी वॉज इंट्रोवर्ट. राइट. सो यू विल सी एवरी लीडर, सचिन तेंदुलकर इंट्रोवर्ट, ही नेवर स्पीक. ठीक है. सो आप बहुत सारे लीडर्स को देखेंगे जो टीम को लीड किया है, जो सिस्टम को लीड किया है, दे आर इंट्रोवर्ट्स. सो ये सारी चीज़ें मैप करनी है हमें. मैप करने के बाद जो सिस्टम एक रिपोर्ट देता है, ये बड़ा साइंटिफिक रिपोर्ट है. फिर उसकी मैथमेटिकल एबिलिटी, उसकी लॉजिकल एबिलिटी, उसकी सोशल एबिलिटी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे इसमें चेक करते हैं. रिपोर्ट, देन वन टू वन इंटरेक्शन, मेक इट फुल. Only report is not, good, because everybody cannot interpret it, right? So हम बच्चों को रिपोर्ट देते नहीं. हम उनके साथ बैठते हैं, उनके पेरेंट को बुलाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, और हमारे जो काउंसलर्स होते हैं उनके साथ बैठ के उस रिपोर्ट की पूरी एनालिसिस उनके साथ डिस्कस करते हैं. तो उसके बाद वो रिपोर्ट निकल के एक फाइनल एक बनता है. कहते हैं हम लोग इसको कहते हैं डायनेमिक करियर पाथ. वाई वी आर कॉलिंग डायनेमिक? बिकॉज नथिंग इज रिजिड इन लाइफ. बच्चा आज नहीं जगा है, कल जग जाएगा. ठीक है ना. True. या आज जगह है, कल सो सकता है. ठीक है. Right. Right. अगर राइट गाइडेंस नहीं मिली तो इसलिए ये एक डायनेमिक करियर पाथ है. उसके साथ चेंज होता है. जैसे गूगल हमें एक रास्ता दिखाता है, बट इट इज़ ऑलवेज डायनेमिक. अगर हमने कोई गलती की तो उसने दूसरा रास्ता दिखाएगा. Right. ठीक है. हम किसी दूसरे रूट पे चले गए तो उसे फिर से रास्ता एसेस करके एक नया रास्ता मैप करेगा. Right. तो इसी तरह ये डायनेमिक करियर पाथ है. ये हम लोग जो बना के दे रहे हैं, इट इज़ वेरी साइंटिफिक एंड इट इज़ proven in last 15-18 years with us. Okay. Okay. So basically ये स्टूडेंट की कौन सी एज या कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है? यूजुअली जब बच्चा डिसाइड करने के मोड में आए तब तो उसको ज़रूर देना चाहिए. तो एक 10th का टाइम है, ओके. एक 12th का समय है, और एक ग्रेजुएशन में है. लेकिन कुछ पेरेंट्स 6वीं से प्लानिंग करते हैं बच्चों के लिए, और सही भी है, करना चाहिए. तो ये टेस्ट 6वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चे, फिर कॉलेज के लिए अलग तरह का टेस्ट है, फिर प्रोफेशनल्स जो जैसे हम और आप हैं. हमें आपको कभी लगता है कि ऑफिस जाना बोझिल है. ठीक है. मतलब एक काम लगता है कि सुबह ऑफिस जाना पड़ रहा है, या ये काम हमारे बॉस हमें दे रहे हैं, या फिर इस तरह का काम. तो जिस दिन आपको ये लगने लगे कि ऑफिस जाना इज़ नॉट अ जॉयफुल जर्नी फॉर यू और इवेंट फॉर यू, यू गिव दिस टेस्ट. राइट. सो यू मे बी गुड फॉर सम अदर ट्रैक एट दैट टाइम. तो आप उस ट्रेन में चढ़ गए थे जिस समय वो ट्रेन आपको मिली कि एक करियर लेना था. हो सकता है वो ट्रेन आपके लिए ना हो. ठीक है. तो आपको जज कर लेना चाहिए. तो हम एडवाइस करते हैं 6वीं से 12वीं तक के बच्चे, सबके लिए उनके क्लास वाइज, उनके स्टैंडर्ड वाइज उनका टेस्ट है. ठीक है. और टेस्ट के क्वेश्चंस भी बहुत डायनेमिक हैं. कोई फिक्स नहीं है कि यही सवाल आपसे पूछा जाएगा. आपके जवाब के साथ सवाल बदलते रहते हैं. 8-10 सवाल मीन्स 8 to 10 questions are will be similar for most of the person, but after that based on your replies questions start changing. ओके. ओके. So सो उसके बाद क्या प्रोसेस? सपोज कि रिजल्ट आ गया. बच्चे ने टेस्ट दे दिया. हाँ. अब कहते हैं हम लोग 3 घंटे का टेस्ट देते हैं, हमारा 1 मार्क्स आता है केवल एग्ज़ाम में, स्कूल एग्ज़ाम में. बट यहाँ 1 घंटे का टेस्ट है जिसमें 40 पेज की रिपोर्ट आती है. ओके. राइट. उस रिपोर्ट के साथ बच्चा एक बार काउंसलिंग के लिए आ जाए. यहाँ भी हमारे यहाँ आ सकता है, ऑनलाइन भी काउंसलिंग होती है. ठीक है ना. और वो काउंसलिंग से उसको पता समझ में आता है कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, कहाँ किस एरिया में मैं काम कर सकता हूँ. फिर अब इसके बाद पेरेंट के क्या रिसोर्सेज हैं, सोसाइटी की क्या रिसोर्सेज हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए उसके करियर को मैप करना पड़ेगा. अब हमने कहा कि बच्चे को घूमना बहुत पसंद है. पेरेंट कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो घूमने वाला करियर तो नहीं दे सकते उसको. राइट. तो उसको मैप करना पड़ेगा कि चलो घूमने वाला करियर नहीं ले सकता, खुद से घूम नहीं सकता, तो कोई ऐसा जॉब कर ले जिसमें अपने आप घूमे, राइट. पायलट बन जाए. ठीक है.
कोई इस तरह की जॉब में आ जाए जिसमें कंपनी उसको घुमाती हो, तो उसका वो पैशन, उसको मज़ा आएगा, उसको कल की टिकट मिलेगी तो जाने के लिए खुश होगा। और कुछ लोगों को कल कहीं दूसरी जगह भेजा जाता है, यहाँ से गांधीनगर से मैं अहमदाबाद भी भेजूँ, सर जाना पड़ेगा, ज़रूरी है क्या? तो उसको घूमने की आदत, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके ओके ओके। कभी इसमें कुछ मतलब ऐसा हुआ है कि बच्चे नेगेटिव सोच लेते कि अरे मेरा इतना कम स्कोर है, ये क्या हो गया ऐसा? इसमें स्कोर नहीं आता, अच्छा, स्कोर नहीं। इसमें कोई मार्क्स नहीं आती, ओके। ठीक है? इसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस आती हैं और उन इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके एक फाइनल एक डिसीजन बनता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि 30 मार्क्स आया, 20 मार्क्स आया या 90 मार्क्स आया, ऐसा कोई मार्क्स नहीं है इसमें। तो ये ग्रेडिंग लेस है। जो बच्चा ग्रेडिंग के लिए स्कूल में एग्ज़ाम देता है उस तरह से नहीं है ये। इसमें कोई जजमेंटल नहीं है, ठीक है? इसमें केवल एक इन्फॉर्मेशन है कि ये आपकी ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं, इसको कंबाइन करते हुए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है? अभी क्या है कि 300 से 400 नए करियर्स हैं मार्केट में। राइट। अब पेरेंट कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेगा वो, ठीक है? Right. मैं एज अ पेरेंट सोचूं तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है वो, और टूल्स भी नहीं है मैं जिससे फाइंड आउट कर पाऊँ। गूगल में मैं सर्च करूँगा तो मैं कुछ तो टाइप करूँगा कि करियर इन दिस फील्ड, करियर इन दैट फील्ड, राइट। तो वो उतने ही लिमिटेड करियर देगा, ठीक है ना? वो ये नहीं देगा कि फ्यूचर में क्या चैलेंजेस आने वाले हैं या इस इंडस्ट्री को मिला के क्या चैलेंज बनने वाले हैं, मेरे अंदर ये है तो क्या आने वाला है। आजकल कुछ एआई से लोग निकाल रहे हैं, बट उसके लिए आपको इनपुट प्रॉपर हो। तो जो हमारा क्वेश्चनेयर है दैट इज़ अ इनपुट, ठीक है? यू मे टेक आवर रिपोर्ट एंड पुट इट इन द ऑनलाइन एंड से कि गिव मी एनालिसिस ऑफ न्यू करियर्स, वो एक काम हो सकता है, ठीक है? बच्चे कर सकते हैं, लेकिन इनपुट पूरा देना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट पूरा सही होगा तो ही वो रिजल्ट। बट ऑब्वियसली यस, होता है, वो सही है। एंड जैसे आपने एआई की बात की, सो आज की जो मतलब न्यू जनरेशन है, बच्चे हैं, वो बहुत जल्दी अडेप्ट कर रहे हैं चीज़ों को, राइट? अभी एक चीज़ ऐसी हो रही है मार्केट में कि फैकल्टी वो चीज़ अडेप्ट नहीं कर सकती है क्योंकि उनका एक लेवल है एंड बच्चों का एक लेवल है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे को ज़्यादा नॉलेज है फैकल्टी से। यस, सो कई बार उनके दिमाग में ये भी आया कि उनकी मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते कि मेरे को ज़्यादा आता है, ये क्या पढ़ा रहे हैं। सो ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो ये सब सीन में अगर आप मेंटोर की साइड से देखे जाए तो उनके लिए क्या मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल है? देखिए एआई एक बढ़िया टूल है और आज के लिए बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है? बच्चे यूज़ करें, टीचर यूज़ करें, इवन एनी प्रोफेशनल कैन यूज़ इट। बट ऐसा कहा जा रहा है, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एआई विल रिप्लेस टीचर्स, राइट? बट समझना पड़ेगा कि टीचर का जॉब क्या है और एआई के पास क्या क्या टूल्स आ गए हैं। तो एआई कैन गिव यू इंफॉर्मेशन, एआई कैन गिव यू लॉट मेनी नॉलेज, व्हाट यू कैन से। वैसे इंफॉर्मेशन और नॉलेज में भी डिफरेंस है कि तो एआई मोस्टली हमें पहले इंफॉर्मेशन देता है। अगर हमारा प्रॉम्प्ट बहुत अच्छा है, वी नो हाउ टू यूज़ एआई, देन ओनली इट विल गिव मी नॉलेज, राइट? बट विजडम कहाँ से मिलेगा, एम्पैथी कहाँ से मिलेगी, और एक बच्चे को जो थक रहा है उसको मोटिवेशन कौन देगा, ठीक है? टीचर लेके जाएगा, बोलेगा ये रास्ता ब्लॉक है बेटा, ये रास्ते से आ जाओ, ठीक है? वो टीचर पकड़ के लेके जाने वाला है। तो टीचर की जो मोटिवेशनल पावर है, टीचर की जो होलिस्टिक पावर है उस बच्चे को देखने की, ठीक है, वो मिसिंग, वो एआई से मिसिंग रहेगा। तो टीचर को तो चाहिए बच्चे को। अब लेकिन एक दूसरी बात है, अनफॉर्चुनेट है बट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में, ख़ास तौर से इवन मैंने देखा गुजरात में भी, वैसे ये प्रैक्टिस ऑल ओवर इंडिया हो गई है, तो दिख क्या रहा है कि टीचर्स आवरली बेसिस पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना? इवन स्कूलों में ऐसा हो गया कि टीचर्स आवरली बेसिस पे जा रहे हैं, फुल टाइम टीचर्स नहीं है उनके पास, ठीक है? ओके। अब आवरली बेस पे कोई एक्सपर्ट जा रहा हो किसी एक दिन के लिए महीने में या 2 दिन, वो चलता है, लेकिन आवरली बेस वाला ही टीचर उसकी पूरी करियर 365 डेज उसको पढ़ा रहा है, तो आवरली बेस्ड टीचर्स का होलिस्टिक अप्रोच नहीं हो सकता बच्चे के प्रति, बिकॉज ही केम फॉर एन आवर एंड ही इज़ नोइंग फॉर दैट ओनली आवर विद द सब्जेक्ट कनेक्शन ओनली, राइट। कि हम अगर फिजिक्स पढ़ाते हैं तो फिजिक्स में वो क्या कर रहा है, कितना इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसकी लाइफ स्किल हमें नहीं दिखाई देती उस बच्चे की, उसकी ओवरऑल वैल्यू हमें नहीं दिखाई देती। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए बच्चे को टीचर के प्रति जो रिस्पेक्ट है वो कम इसलिए हो रहा है कि जो मैंने जो ट्रेट बताया कि टीचर की एम्पैथी है, टीचर की ओवरऑल विजडम है, टीचर की ओवरऑल हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, मेंटरिंग है, वो बच्चे को मिल नहीं रही है अनफॉर्चुनेट विद दिस ट्रेंड। तो वो क्या हो रहा है, टीचर केवल अब इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है,
या कह लीजिए नॉलेज तक शेयर कर रहा है, उसके बाद वो कुछ कर नहीं पा रहा, तो एआई उससे अच्छा कर ले रहा है। राइट। तो इसलिए बच्चे को ये दिखाई दे रहा है कि टीचर से बेटर हमारे पास एआई है। बट अगर टीचर कंप्लीट टीचर के रूप में खड़ा होगा उनके साथ, तो वो डेफिनेटली बच्चे को उसका रिप्लेसमेंट नज़र नहीं आएगा एआई में। और हम लोग एजुमॉल में एक भी टीचर हमारा पार्ट टाइमर नहीं है। दे आर हियर फुल टाइम 24 आवर विद द सिस्टम। दे आर नॉट अवेलेबल टू एनी अदर सिस्टम। ठीक है, सो दे हैव टू थिंक अबाउट आवर सिस्टम एंड आवर किड्स. राइट। So that pain has to be taken by organization, maybe financial pain, maybe training pain, और ये सारा पेन लेकर के जब ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है तो वहाँ पे एआई एक पावरफुल टूल की तरह उसको सिस्टम को सपोर्ट करेगा, एक रिप्लेसमेंट की तरह नहीं। राइट राइट। सो एक और चीज़ थी कि चलिए हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि जनरेशन चेंज हो रही है तो ये नया आया है, ये गैप है। फैकल्टी में ये चीज़ होती है कि उनका भी जनरेशन चेंज होता है। लाइक पहले की फैकल्टी अलग थी, जैसे मैं जब स्टडी कर रहा था तब वो लोग अपने लाइफ का एक्सपीरियंस ज़्यादा शेयर कर रहे थे कि ऐसा होता है। आज कुछ अलग माहौल है। आज देखिए क्या है कि जब फैकल्टीज़ हम लोग के समय थी तो वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन भी था कि वो अपनी लाइफ स्टाइल क्या जी रहा है, हम उसको मिमिक करते थे। ठीक है, क्योंकि उसकी बहुत सारी स्टोरीज़ हमें हमारे पास आती थी और वो लाइफ के लिए बहुत सारी स्टोरीज़ वो सुनाता था हमें, जो उसके फील्ड से भी नहीं होता था, लेकिन वो कनेक्ट करता था कि आई विल टेल यू इट इन अ डिफरेंट वे एक्चुअली। करते हैं सोसाइटी में एक होता है जीनियस और एक होता है ट्रेंड जीनियस। ठीक है ना, जीनियस कौन होता है, पहले जीनियस की डिफिनीशन अगर समझ लें तो जीनियस वो होता है जो किसी भी नए प्रॉब्लम को डिफरेंट वे में सोल्यूशन ला करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। ठीक है ना, तो नए चैलेंजेस को वो सॉल्व कर ले अपने तरीके से या नए तरीके से, कोई जो तरीका पहले से नहीं था, क्योंकि प्रॉब्लम नया, सोल्यूशन नया आना चाहिए। ठीक है, तो वो तो हुआ नेचुरल जीनियस, राइट। अब ट्रेंड, हम नेचुरल जीनियस जो बनते हैं वो लाखों में एक होते हैं। ठीक है, मतलब परसेंटेज बहुत कम हो गया। उस परसेंटेज से हमारी सोसाइटी नहीं चल पाती। सोसाइटी को 2 to 3% जीनियस लोग चाहिए। ठीक है, मिनिमम टू रन अ सोसाइटी इन अ बेटर वे, प्रोग्रेसिव वे, वी नीड 2 to 3% जीनियस फेलोज। सो हाउ कैन वी लाखों में एक से हम 2 to 3% पे पहुँचे, तो उसके लिए हम ट्रेंड जीनियस बनाते हैं। ट्रेंड जीनियस कौन होता है, जो बहुत सारे केस स्टडीज़ को के थ्रू गया हो। ठीक है, कि इस तरह की एक सिचुएशन थी उसमें ये एक सोल्यूशन आया, इस तरह की सिचुएशन थी उसमें ये सोल्यूशन आया। तो हमारे जो पुराने लोग थे, दादा दादी थे, लोग कहानियाँ सुनाते थे, नाना नानी से कहानियाँ सुनाते थे, हमारे स्कूल में टीचर्स हमें कहानियाँ सुनाते थे, बहुत सारी केसेस के बारे में बात करते थे। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में बात करते थे कि ये राजा ऐसे किया, ये किंग ऐसे किया। तो ये सारी जो चीज़ें हमें पता चलती थी उससे हम चीज़ों को को रिलेट कर पाते थे। टीचर अपने पुराने स्टूडेंट्स के बारे में बात करता था कि उस स्टूडेंट वो देखो यहाँ पहुँचा है, ऐसे ऐसे था। ठीक है, तो ये सारी जो केस स्टडीज़ बच्चे को मिलती है, तो जब बच्चे के पास कोई नया प्रॉब्लम आता है ना, तो पिछले 200 केस स्टडी, 500 केस स्टडी से सब प्रोसेस माइंड में है। ठीक है, उनसे को रिलेट करके इस सिचुएशन से बाहर निकलने का तरीका ढूंढ लेता है या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ढूंढ लेता है। तो वी क्या जीनियसली सॉल्व किया, वो जीनियस नहीं था, वो ट्रेंड जीनियस है। बहुत सारे केस स्टडी मिले। अब क्या हो रहा है कि बच्चों की कम्युनिकेशन पेरेंट्स से, बच्चों की कम्युनिकेशन टीचर से कम हो गई है। राइट। ठीक है, मतलब इन द नेम ऑफ कि टीचर 1 घंटे के लिए आया है तो केवल सब्जेक्ट की बात करे। ठीक है, उसको एक टारगेट दिया गया है कि इतना टॉपिक कवर कर लो आप। एक बच्चे को जब घर पे बैठा है तो पेरेंट्स के पास समय कम है, और अगर वो पेरेंट्स अपनी कहानियाँ सुनाने शुरू करते हैं तो बच्चे को मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसको टीवी की कहानियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। राइट। ठीक है, कोरियन स्टोरीज़ और ये सारी स्टोरीज़ बहुत फास्ट स्टोरीज़ हैं, और पेरेंट की स्टोरी थोड़ी सी स्लो होगी। और बहुत सारे पेरेंट ऐसे हैं जिनकी नरेशन अच्छी नहीं है, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझा पाएँ। तो बच्चों का जो कम्युनिकेशन है वो कम हो गया, और वो मिस क्या कर रहे हैं, बहुत सारी केस स्टडीज़। ठीक है ना, दूसरों की फेल्योर से, दूसरों की सक्सेस से जो सीखने का जो चांस था वो बहुत कम हो गया बच्चों के पास। तो एज अ टीचर हम लोगों को फिर से बच्चों के साथ जुड़ना पड़ेगा, और उनकी जो प्रयोगशाला है हमारी, जिससे हम डेवलप हुए हैं 50 साल आज हमने अगर जिया है, तो अगर हम मेंटरिंग करें तो 50 साल का एक्सपीरियंस बताने का मौका तो दे बच्चे हमारे साथ, और हम वो मौका लें बच्चों के साथ। तो टीचर को डेडिकेट होना पड़ेगा अगर उनको लंबा अपनी रिस्पेक्ट को फिर से गेन करना है और लंबा सर्वाइव करना है, एआई को बीट करना है, तो अपनी एम्पैथी, अपनी विजडम, अपनी स्टोरीज़, अपने एक्सपीरियंस को फिर से बच्चों के साथ शेयर करने के लिए
तैयार करना पड़ेगा अपने को। राइट। तो अगर वो करते हैं तो दे आर नॉन रिप्लेसेबल, और अगर नहीं कर पाते, केवल इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के उसमें पढ़ते हैं, तो दे आर रिप्लेसेबल। सो करेंटली मतलब बच्चे कई बार मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम से भी जूझ रहे होते हैं, सो उसके लिए कैसे मतलब प्लानिंग कर सके? अभी एक प्रॉब्लम हुई है कि सपोज मैं आज एक टीवी देख रहा हूँ और टीवी में कोई कार्टून चल रहा है, तो कार्टून में स्क्रीन बहुत फास्ट चेंज होता है राइट। ना। जैसे मैं उस कार्टून को बंद करता हूँ या कार्टून से नज़रें घुमाता हूँ मदर की तरफ, जो छोटा बच्चा है मदर की तरफ देखता है, मदर उतनी फास्ट नहीं चल पाती, वो स्लो चलेगी, भाई वो ह्यूमन है, ठीक है। तो उसको लगता है ये दुनिया जो है स्लो है, और वर्चुअल दुनिया से वो कनेक्ट हो गया है अभी, क्योंकि वो ज़्यादा फास्ट था, ज़्यादा बार बार स्क्रीन चेंज हो रहा है, एक्साइटमेंट ज़्यादा मिल रही है बच्चे को, तो ही इज़ फीलिंग दैट दिस इज़ अ रियल वर्ल्ड फॉर मी एंड दे आर स्लो फेलोज। सो वो उनसे डिस्कनेक्ट करता है, एक पहला चीज़ हुआ। दूसरा, जब हम टीवी ज़्यादा देख रहे हैं या मोबाइल पे ज़्यादा हैं या फिर कंप्यूटर्स पे ज़्यादा देर हैं या इवन स्कूल से कोचिंग में चले गए दिन भर, तो हमारी माइंड तो थक गई है, ठीक है ना, बट हमारा बॉडी नहीं थका है। तो एक ऐसा केस आता है जब हमारी बॉडी नहीं थकी है और माइंड थकी है, तो हमें एंजाइटी आता है, गुस्सा आता है, ठीक है ना, और वो रिफ्लेक्शन आपको आज हर बच्चों में दिख रहा है, ठीक है। वो फ्रस्ट्रेशंस दिख रही है, वो एंजाइटी दिख रही है, डिसबिलीव दिख रहा है कि हम पेरेंट भी डिसबिलीव कर रहे हैं, पेरेंट बच्चे भी डिसबिलीव कर रहे हैं, क्योंकि जो कम्युनिकेशन था वो कट गया। हमारा हीरो कुछ और हो चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। हमारे हीरो जो होने चाहिए थे, जो सोशल सिस्टम में हम, जो प्रॉब्लम सोशल सिस्टम से हमें मिलना चाहिए था, वो अब हम कंप्यूटर के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम डोरेमोन के प्रॉब्लम से एसोसिएट कर रहे हैं, राइट। सो बच्चों का डिस्कनेक्ट हुआ है और वो मेंटल हेल्थ के रूप में दिखाई दे रहा है कि उनके अंदर एंजाइटी है, उनके अंदर स्ट्रेस है, उनके अंदर डिस्ट्रस्ट है। डिस्ट्रस्ट उनके अंदर भी है, डिस्ट्रस्ट पेरेंट के अंदर भी है, ठीक है। तो अब बच्चा को सुधारने के पहले पेरेंट को सुधरना पड़ेगा, हम लोगों को, टीचर को सुधरना पड़ेगा, और वो जो यू कैन डू इट, राइट, वो वाली फेथ बच्चे के अंदर देनी पड़ेगी। आई बिलीव इन यू, ये वाली फेथ देनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करेगा, और मेंटल हेल्थ एक्चुअली कोई सीवियर प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुई है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं जस्ट बाय फ्यू स्टेप्स। वन इज़ अ कम्युनिकेशन, दूसरा एक और चीज़ हो रही है कि वी आर पुटिंग इनटू देम इनटू द कंपटीशन, ठीक है। उनको हम compete कराने के लिए बोलते हैं कि आपको इतना मार्क्स लाना है, पड़ोसी से ज़्यादा लाना है, हमारे रिलेटिव से ज़्यादा लेके आना है। असलियत क्या है कि हम लोग के पास एक श्लोक था, विद्या ददाति विनयम, राइट। विनयम ददाति पात्रताम, ठीक है। और पात्रता आ जाने के बाद धन मिलता है, और धन मिलने से जो हम काम करते हैं उससे सुख मिलता है, ठीक है। ये हमारा एक पुराना फिलॉसफी है जो एजुकेशन का। आज हम क्या कर रहे हैं, विद्या ददाति विनयम, विनयम को हटा दिया, ठीक है। विनयम मतलब विनम्रता आनी चाहिए, ठीक है। विनम्रता को हटा क्यों दिया, क्योंकि कंपटीशन डाल दिया कि तुम अपनी क्लास में फर्स्ट हो या सेकंड हो, ठीक है। तो सेकंड से, तो अगर फर्स्ट आ गया है तो सेकंड को अपने से नीचे देखेगा, राइट। अगर वो फिफ्थ है तो अपने को फिफ्थ के नीचे वालों को अपने से नीचे देखेगा। तो वो डिसरिस्पेक्ट है एक दूसरे के बीच में, आपस में ही कंपटीशन इतना कर दिया कि विनयम भूल गया। अब वो विनयम घर में नहीं मिलता, तो पेरेंट और बच्चे के कम्युनिकेशन में गैप हो गया कि पेरेंट कहता है मेरी बात सुनते नहीं तो मैं क्यों बोलूँ, टीचर भी बोलता है मेरी बात सुनते नहीं बच्चे तो मैं क्यों बोलूँ, क्योंकि ये हमने ही सिखाया उसको कि आपको विनयम नहीं लाना है, आपको पात्र भी नहीं बनना है, आपको मार्क्स लेके आना है, ठीक है। किसी भी तरीके से आप मार्क्स लेके आ जाइए और धन कमा लीजिए, ठीक है। तो विद्या के विनयम, विनयम के बाद पात्रता मतलब वर्दीनेस, एंड वर्दीनेस के बाद प्रॉस्पेरिटी। लेकिन अभी क्या है, विद्या प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। मार्क्स ले आइए बिकॉज प्रॉस्पेरिटी इज नीडेड, एंड प्रॉस्पेरिटी इज नॉट होलिस्टिक, अगेन इट इज़ मनी, ठीक है। सो हमारा जो एजुकेशन का जो थीम होना चाहिए था वही लॉस हो चुका है। तो मार्क्स के चक्कर में बच्चे जित तक पढ़ेंगे तब तक होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगा। आई इट्स से कि मार्क्स इज़ अ सिंपल वेरी नेचुरल आउटपुट, थोड़ी सी सिंसियरिटी, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी, मार्क्स 90% प्लस ला देगी, ठीक है ना। तो आज के समय हम लोग बच्चों को ये कह रहे हैं कि कोचिंग ट्यूशन के चक्कर में अभी आप मत पढ़ो, ठीक है। बहुत सारे कोचिंग और ट्यूशन वाले हमसे नाराज़ हो जाएंगे और हमसे भी पूछेंगे भाई आप भी तो कोचिंग कराते हो। नहीं, हम लोग क्या कह रहे हैं, लास्ट 25 ईयर का जो एक्सपीरियंस हमने लिया, हमारी टीम ने लिया,
हमारे जो चेयरमैन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो उन्होंने रिज़ाइन करके इसको शेप अप किया। हमारे दूसरे जो प्रेसिडेंट हैं वो यूके में थे, आईआईटी से पास आउट होकर के यूके में चीफ इंजीनियर थे। और लोग जो आए, मैं जो खुद आईआईटी से आया, तो हम लोगों का जो 25 साल का एक्सपीरियंस हमने निचोड़ डाली, 30 साल का निचोड़ डाली, उसमें लगता है कि अभी एक बच्चों को चेंज चाहिए, ठीक है ना। बहुत समय से चाहिए था, लेकिन आज हम उसको कर पा रहे हैं। एक एजुकेशनल इकोसिस्टम बना के, उस इकोसिस्टम में मार्क्स बच्चों का, पेरेंट का टारगेट है और सिक्योरिटी के लिए चाहिए, तो मार्क्स भी आएगा, लेकिन एक जॉयफुल लर्निंग के थ्रू, ठीक है ना। मार्क्स भी आएगा, कंपटीशन में रैंक भी आएगी, और साथ में वो लाइफ स्किल भी सीखेगा, ठीक है। तो पेरेंट कहते हैं ये तीनों पॉसिबल नहीं है शायद। अगर वो लाइफ स्किल सीखना शुरू करेगा तो मार्क्स नहीं आएगा। नहीं, मार्क्स इज अ नेचुरल आउटकम इफ़ ही इज़ हैप्पी, ठीक है, ही इज़ डिसिप्लिन, ठीक है। और कंपटीशन में सक्सेस भी उसी से मिल जाएगा, क्योंकि अगर वो राइट कंपटीशन दे रहा है, जिसका उसके अंदर पैशन है, वो चोरी से भी पढ़ के देगा। यू सी द इंटरव्यू ऑफ धोनी, ही यूज्ड टू से कि मैं चोरी से खेलने जाता था, क्योंकि उसका पैशन था। तो राइट कंपटीशन को वो दे रहा था, तो चोरी से भी दे रहा था, बिना बताए, बिना काउंट किए पेरेंट्स के साथ दे रहा था, और सक्सेसफुल हुआ। यही बात आप कितने भी क्रिकेटर से पूछ लीजिए, कितने भी प्लेयर से पूछ लीजिए, इवन आर्टिस्ट से पूछेंगे, डांसर से पूछेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पढ़ने वाले बच्चे भी हैं जो जिनके पास सुविधाएं नहीं थी, वो पैशन था उनके अंदर, तो लालटेन के नीचे पढ़ा। ऐसा भी हमने सुना है बहुत सारे लोगों को। लेकिन हम किसी बच्चे को ला के बैठा दें, उसका पैशन नहीं है, नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो आज की समस्या अलग है, बच्चों को एक इकोसिस्टम दिया जाए। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, मेंशन करूँ तो पेरेंट का दो ब्लेम है, टीचर्स का और पेरेंट का बच्चों के प्रति। पहला ब्लेम कि बच्चे के कंसंट्रेशन लेवल कम हो गया है, ठीक है ना। दूसरा, उसको नई चीज़ सीखने की वो भी कम हो गई है। आई मीन पढ़ाई, जो किताब पढ़ाते हैं हम लोग, वो नहीं पढ़ना चाहता। ये दो प्रॉब्लम पेरेंट के साथ दिखाई दे रही है, कि कहते हैं कि कंसंट्रेशन लेवल कम है, दूसरा फोकस वही हो गया, लेकिन दूसरा ये हो गया कि नई चीज़ें सीखने की जो हम लोग की वो थी क्षमता, बच्चों में कम हो गई है। ऐसा सच नहीं है। आप बच्चे को कहिए कि एक प्लान बनाते हैं कहीं घूमने जाने का, दे आर वेरी एक्साइटेड एंड दे एंजॉय इट। इवन जब वो एंजॉय करने के लिए जाते हैं तो उनकी बॉडी थकती है, बिकॉज चलना पड़ता है, कंफर्ट जोन से, घर के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, बट दे एंजॉय इट, ठीक है। सी द एक्साइटमेंट, सी द स्माइल ऑन देयर फेस, सी द इंक्यूजिटिवनेस, दिस द क्यूरियोसिटी ऑन देयर आई मीन माइंड, और उनके चेहरे पे। लेकिन द मोमेंट वी गिव देम बुक भी एक एक्सप्लोरेशन है। नई चीज़ें, हर पेज पे नई चीज़ें, हर लाइन में नई चीज़ें मिल रही हैं। वाई वी आर नॉट एबल टू क्रिएट दैट एक्साइटमेंट इन देम? सो इट इज़ प्रॉब्लम विथ हाउ वी आर डिलीवरिंग द थिंग्स, ठीक है। वी हैव नॉट मेड देम ओनर, वी हैव मेड देम वर्कर, कि यू हैव टू डू इट, अदरवाइज आपकी पिटाई होगी, यू विल, इफ़ यू डोंट डू दिस यू विल फेल, ठीक है। अगर हम थ्रीट के साथ उसको पढ़ा रहे हैं तो वो वर्कर हो जाता है। स्लेव से आप क्या आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जिसको स्लेव बना दिया तो एंजॉय करके तो नहीं करेगा, ठीक है ना। उसको आप कहेंगे चाय पियो, तो उसको चाय भी बुरी लगेगी, क्योंकि ऑर्डर से पी रहा है, ठीक है ना। तो हमें बच्चे को ओनर बनाना है, एंड देन सी कि हाउ ही इज़ एक्सप्लोरिंग द थिंग्स, ठीक है। आप याद करिए कि अगर बच्चा एक मोबाइल में गेम खेल रहा है, उसका फोकस हटा के देखिए, आप उसका कंसंट्रेशन हटा के देखिए। आई मीन मदर रोने लगेगी तब भी नहीं कंसंट्रेशन हटता उसका, तो ही इज़ अ कंसंट्रेटेड, बट यू हैव टू गिव राइट थिंग टू हिम, राइट। सेकेंड, हम कहते हैं बच्चे चैलेंज नहीं लेना चाहते, उसको गेम दीजिए, वो अपर लेवल जाएगा, कभी वो जिस लेवल को उसने कंप्लीट कर लिया उस लेवल पे जाना नहीं चाहेगा, ठीक है। ही ऑलवेज नीड न्यू चैलेंजेस, सो ही लव्स चैलेंजेस, बट चैलेंज हमें देने का तरीका हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। हमें लेडर बेस्ड सिस्टम उसको देना है। तो एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसी एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा चेंजेस करके हम काम कर सकते हैं, क्योंकि वी कैन नॉट चेंज द complete education system, but yes, we can change the delivery system, we can change the thought process, we can change the targets of the child, we can set the right target for him, so that changes, if minute changes we are doing, we can get the right thing, right product from the student. सो ये हर चीज़ें बच्चे के लिए, ये बच्चे के लिए, वो तो पेरेंट्स और टीचर के लिए क्यों कुछ मतलब स्पेसिफिकली एकेडमी या कोई ट्रेनिंग कुछ नहीं? आई एम नोन फॉर टीचर्स ट्रेनिंग, ठीक है।
और टीचर्स ट्रेनिंग में जब हम जाते हैं तो बड़ी मज़ेदार बातें मिलती हैं। मैं टीचर से माफ़ी मांगते हुए एक बात बोल रहा हूँ कि आज के हमारे टीचर्स कई बार बोलते हैं कि मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, तो समबडी इज़ MSc B.Ed, ठीक है ना, समबडी इज़ PhD इवन, तो 12 साल 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं। सो सपोज एक टीचर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, उनसे मैं पूछता हूँ सर आपके घर में किताबें कौन सी हैं, ठीक है, आपके रूम में या आपके पास किताबें कौन सी हैं, कौन सी किताबें आप पिछले 1 महीने में पढ़े। तो उन्होंने 12th की किताब, अगर 12th पढ़ा रहे हैं या 11th पढ़ा रहे हैं तो उस किताब को तो वो पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब NCERT पढ़ा रहे थे, NCERT बाकी और किसी स्टेट बोर्ड का पढ़ा रहे हैं तो वो अपने बोर्ड की किताबें पढ़ते हैं, कुछ एक रेफरेंस बुक भी पढ़ते हैं। लेकिन when he claims that he is MSc, his B.Ed or his BSc, he never read the book what he has read in MSc. He never has instigation to read physics if he is a physics teacher कि beyond my learning क्या था और क्या हो रहा है, ठीक है ना। जब वो पढ़ नहीं रहे हैं तो उनको आज की नॉलेज तो है नहीं, राइट। ठीक है। उन्होंने 15 साल पहले MSc किया और 15 साल से वो ये कह सकते हैं कि मैं 15 बार 12th किया, लेकिन ही कैन नॉट से कि ही हैज़ डन MSc और MSc का उनको चीज़ें याद हैं, क्योंकि उन्होंने 5 साल जो MSc BSc किया उसकी किताबें वो आज तक अपनी लाइफ में पढ़े नहीं। और बहुत सरप्राइजिंगली बहुत लोगों से मैं पूछा कि किताबें वो कहाँ पे हैं, तो सर वो तो मैं जहाँ रहता था पहले, ठीक है ना, जब स्टेट माइग्रेट किया या सिटी माइग्रेट किया तो वो तो वहीं रह गई, राइट। ठीक है, उन्होंने बॉदर ने भी नहीं किया लेके आने की। सो एक टीचर के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो क्या पढ़ता है, ठीक है ना, उसकी इनपुट्स क्या है अपने प्रति, ठीक। केवल आउटपुट देने के लिए अगर वो तैयार है और इनपुट ले नहीं रहा तो वो रूटीन हो जाएगी, ठीक है ना। द मोमेंट वी से कि टीचर इज़ स्पॉन्टेनियस एंड कस्टमाइज्ड, इसका मतलब उसने पढ़ना छोड़ दिया है, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी आती है, मैं भी अगर कोई चीज़ उससे कोई पूछे तो स्पॉन्टेनिटी है, लेकिन मैं उसको नए तरीके से तब बताऊंगा जब मैं नए तरीके से बार बार उस चीज़ों को देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमें टीचर की जब हम ट्रेनिंग कराते हैं तो उनके लिए हम बोलते हैं कि आप नई किताबें पढ़ो, ठीक है। इवन इफ इट इज़ नॉट रिलेटेड बुक इंटरडिसिप्लिनरी पढ़ो, यू कैन को रिलेट द थिंग्स कि ये चीज़ देखो ऐसा है। को रिलेशन अगर बच्चा करेगा, पेरेंट टीचर करेगा, तो बच्चों को ज़्यादा देर तक वो माइंड में रहेगी, ज़्यादा देर तक समझ में आता है, ठीक है। तो जैसे हमें यहाँ गुजरात में कहता हूँ गाठिया से कैसे पढ़ाई हो सकती है, ठीक है। अच्छा। गाठिया में आप सोडा डालते हैं, ठीक है ना, तो वो सोडा का काम क्या है, उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, तो कौन सा सोडा डाल सकते हैं, क्या फार्मूला हो सकता है। नो इफ़ आई सेड गाठिया, बच्चे के मन में एक कनेक्ट आ गई, ठीक है। अब वो कहीं भी दुकान पे जाएगा तो उसको रिपीट होगी माइंड में, राइट। तो वो अगर उससे चीज़ें की स्टोरी उसकी आज की क्लास बनी है तो ही विल रिमेंबर फॉर लॉन्गर एंड ही विल गेट लॉट मेनी चांस टू रिपीट इट इन माइंड। उसके थॉट्स बार बार रिपीट होंगे उसके माइंड में, तो जो थ्रेडिंग होती है ब्रेन में वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो एग्जामिनेशन के टाइम उसको रटना नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो स्टोरी बेस्ड लर्निंग। अब टीचर्स को सेकंड चीज़ है कि वो क्लास में क्या मतलब, मैं आपने पूछा टीचर्स को क्या किया जा सकता है, तो हम लोग बोलते हैं कि लर्निंग का या पूरी टीचिंग का 7 स्टेप्स हैं। 1 दैट व्हाट टीचर शुड रीड, ठीक है, तो उनको राइट कंटेंट मिलना चाहिए, ठीक है, उनको राइट कंटेंट के सर्च में भी रहना चाहिए। तो राइट कंटेंट पढ़ेंगे तब वो राइट डिलीवरी के चांसेस बनते हैं, ठीक है। अब वो क्लास में जा रहा है तो उनको क्या पढ़ाना है, क्या डिलीवर करना है। नाउ इफ़ ही इज़ अ वेरी बोरिंग टीचर ऑन द बोर्ड, ही इज़ गिविंग ओनली फैक्ट्स, सो ओनली इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, तो इन्फॉर्मेशन इज़ देयर इन द बुक। स्टूडेंट विल फील कि जो इन्फॉर्मेशन सर दे रहे हैं उसको मैं AI से मांग करके कंपाइल कर लूँगा, तो वाई शुड आई कम टू द क्लास। Okay, if it is, even if it is AI is not there, my book has written everything. No, a student whenever they are coming to the class, they come with the curiosity. And curiosity से कब आएंगे, जब आज आपने जो क्लास छोड़ी कल की क्लास के लिए उसको क्यूरियस बना के ले आइए, ठीक है ना, कि कल हम ये करने वाले हैं, अब ये देखो किस तरह से करने वाले हैं, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी अगर उसके अंदर रही नेक्स्ट डे आने की, तो ही विल बी फोकस्ड इन द क्लास कि हमें आज मज़ा आने वाला है, कुछ मेरे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। क्यूरियोसिटी के बाद क्यूरियोसिटी हम कैसे डेवलप करेंगे, फिर उसके अंदर कमांड क्लाइमेक्स कैसे लेके आएंगे, ठीक है। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्लाइमेक्स होना चाहिए, देन स्टूडेंट विल नेचुरल गेट कमांड, ठीक है। तो हमारा कंटेंट जो बोर्ड पे डिलीवरी है वो कैसा होना चाहिए। आजकल डिजिटल बोर्ड आ गए हैं,
ठीक है ना। तो डिजिटल बोर्ड पे आप कुछ वीडियोस दिखाइए, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाइए, कुछ सरप्राइज एलिमेंट लेके आइए, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के नए तरीके लेके आइए, तो बच्चा कहेगा ये किताब में नहीं मिलता। या जो सर का बोलने का तरीका है वो बहुत मज़ेदार है, सर का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, सर जो एग्जांपल साइट करते हैं दैट इज़ वेरी गुड, सो दैट्स व्हाई ही विल कम टू द क्लास एंड ही विल लुक एट द सिस्टम। आप मूवीज़ देखिए तो बहुत सारी मूवी की कहानियाँ सेम है, ठीक है ना, राइट। ठीक, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन अलग अलग है। तो लोग पैसा खर्च करके जाते हैं उसको देखने के लिए, क्योंकि कुछ एक्साइटमेंट है, कुछ उसमें क्यूरियोसिटी है कि कैसे प्रेजेंट किया उसने, राइट, राइट। ठीक है, उसके अंदर क्लाइमेक्स है, ठीक है। हिस्टोरिकल मूवी जो पीरियड मूवीज बनती हैं, वी नो द स्टोरी, ठीक है, स्टोरी कैन नॉट बी चेंज बाय द राइटर, राइट, बट द वे ही इज प्रेजेंटिंग इट दैट क्रिएट्स आवर क्यूरियोसिटी एंड दैट क्रिएट आवर कंसंट्रेशन इन द ऑन द स्क्रीन, ठीक है। Right. और वो चीज़ें अनफॉरगेटेनेबल हो जाती हैं। तो टीचर को बोर्ड पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्लासरूम उसका एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, और वो तब कर पाएगा जब बहुत सारी अच्छी चीज़ें पढ़ेगा, ठीक है। नाउ थर्ड आती है कि व्हाट स्टूडेंट विल कैरी विद देम। तो स्टूडेंट के पास अगर आप कुछ यूनिक चीज़ें नहीं देखे गए, ठीक है, या तो उसके माइंड में या तो उसके नोटबुक में, ठीक है, तो वो फिर आपकी क्लासेस में आना बंद करेगा, ठीक है। तो उसको कुछ यूनिक चीज़ें मिलनी चाहिए जो नेचुरली किताबों में हर जगह नहीं अवेलेबल हैं, जो ईजिली नहीं अवेलेबल हैं, ठीक है, वो चीज़ें उसको मिलनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट जब घर जाता है या कहीं भी जाता है तो वो कुछ ऐसा लेके जाएगा आपके पास से कि लोगों से बात करे, ठीक है, लोगों अपनी एक्साइटमेंट में कि मैंने नई चीज़ सीखी या नए तरीके से सीखी या कुछ फ़नी था, ठीक है, वो भी बताए। देन व्हाट ही इज़ डूइंग, ही इज़ रिपीटिंग द क्लास मेनी टाइम, ठीक है ना। राइट। तो वो उसको नेचुरली याद होने वाला है, उससे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कुछ एक्साइटमेंट उसको आ रही है, किसी से बात कर रहा है तो नेचुरली याद हो रही है, उसको लिख के याद करने की ज़रूरत ही नहीं बटी, ठीक है, उसको ये करना ही नहीं पड़ा कि मुझे टेस्ट के लिए पढ़ना है, उसे नेचुरली सब सोक कर लिया उसने। सो दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड थर्ड। चौथा क्या है कि चूंकि हम एग्जामिनेशन बेस्ड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेस्ड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें उसको उस तरह का मटेरियल देना पड़ता है बच्चे को, कंटेंट कि एग्जामिनेशन में क्या आ सकता है, राइट। हमने उसको बता दिया कि घोड़ा ऐसे चलता है, हाथी ऐसे चलता है उसमें, लेकिन जब तक उसको चैलेंज नहीं देंगे कि इस अब मैंने ये चला तो तुम क्या चल पाओगे, तो दिस आर द केसेस, दिस आर द प्रॉब्लम्स, राइट। सो देन ही विल लर्न, ही नो द इन्फॉर्मेशन कि हाथी ऐसे चलेगा, घोड़ा ऐसे चलेगा, पैदल ऐसे चलेगा, ऑल द आई मीन नो द रूल ऑफ चेस, बट द प्रॉब्लम व्हेन इट विल कम, देन हाउ ही इज वर्किंग ऑन इट, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इज सेट ऑफ प्रॉब्लम अगर उसके पास आ रहा है तो हाउ ही इज रिएक्टिंग, दैट इज व्हाट इज लर्निंग। तो उसको हमें प्रॉब्लम देना पड़ेगा, ठीक है, वी कॉल इट असाइनमेंट, ग्रेडेड असाइनमेंट, ऑप्टिमाइज असाइनमेंट, एडॉप्टिव असाइनमेंट्स। एडॉप्टिव मीन्स बच्चे के लेवल से उसको शुरू करना पड़ेगा, देन वो चढ़ेगा। मान लीजिए बच्चे का लेवल ये है, सीढ़ी मैंने यहाँ से लगाई तो कनेक्ट ही नहीं हुआ, चढ़ेगा कैसे, राइट। सीढ़ी हमें ला के यहाँ देनी पड़ेगी, ठीक है ना, लेडर यहाँ से शुरू होना चाहिए उसका। तो एज ए टीचर हमें पता होना चाहिए हम किस बच्चे से डील कर रहे हैं, उसका लेडर कहाँ लगाना चाहिए। मैंने लेडर लगा दिया, मुझे कहा यहाँ जाना है, लेडर मैंने यहाँ से यहाँ लगा दिया, बट उसको ये तो कनेक्ट ही नहीं मिला, राइट। ठीक है। लेडर मैंने उसको ये दिया, कनेक्ट यहाँ तक जाना था, लेडर मैंने यहीं पे ख़त्म हो गया मेरा, तो भी दिक्कत है। तो वी कॉल इट ऑप्टिमाइज लर्निंग। तो ऑप्टिमाइज लर्निंग कैसे करेंगे, तो यू नीड डायग्नोसिस ऑफ द चाइल्ड, वहाँ हम एआई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। Okay. क्लासरूम में मैंने बताया कि जो कंटेंट है उसमें हम एआई यूज़ कर सकते हैं। हम कंटेंट सिस्टम में डालें, सिस्टम से कहा मुझे एक इंटरेस्टिंग वीडियो बना के दे दो, यूज़ दिस एग्जाम्पल्स, वो इस एग्जाम्पल को यूज़ करके एक वीडियो बनाएगा, ठीक है। राइट। उससे ये भी आप पूछेंगे ना, मुझे गिव मी 5 एक्साइटिंग प्रॉब्लम, इवन एआई कैन गिव यू। राइट। So as a teacher, you can create your content with AI because you are knowing the subject and you are knowing that किस तरह के बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अगर ये दोनों मैच करा के आप AI यूज़ करके एक कंटेंट डिलीवर करने जाओगे बोर्ड पे, बच्चा हमेशा फील करेगा कि you have used better way of AI as compared to the child, so they will come to you to understand the things, ट्रू ट्रू ट्रू। right? राइट राइट। ओके, अच्छा, और पेरेंट्स के लिए क्या? पेरेंट्स को और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मैं थोड़ा ब्लंट बोलूं जिससे हो सकता है कुछ लोग नाराज़ हो, बट पेरेंट को ये जज करना चाहिए कि जो संस्थाएं खुली हैं मार्केट में वो उनके लिए खुली हैं या संस्थाओं ने अपने लिए खोला है संस्था, ठीक है। मैं भी एक संस्था खोला हूं तो मैं भी उसी में आता हूं कि अगर मैं पैसे कमाने के लिए संस्था खोला हूं
केवल पैसे कमाने के लिए, तो मैं आपके लिए राइट नहीं हूँ, आपके लिए मैं सर्विस नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। क्योंकि ये जो भी इंटरेक्शन होना चाहिए वो गिव एंड टेक होना चाहिए, मतलब मैं कुछ लूँ तो मैं आपको कुछ दूँ, ठीक है। अब बहुत सारी संस्थाएं यहाँ पे हैं जहाँ पे स्कूल के अंदर रेगुलर टीचर्स नहीं हैं। बहुत सारी संस्थाएं ऐसा हैं जिनके अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बच्चों का, ठीक है। तो उन संस्थाओं में बच्चे टीचर्स को, पेरेंट्स को जाने से बचना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों के साथ ओवर डूइंग नहीं होनी चाहिए। सुबह 7 से रात के 8 बजे तक वो मशीन की तरह अगर काम करेगा बच्चा, तो वो जल्दी गिव अप करेगा, ठीक है ना। तो बच्चे को और पेरेंट को समझना चाहिए कि देयर आर 3 टाइप ऑफ वर्कर्स इन द सोसाइटी। हम बच्चे को किस तरह का बनाना चाहते हैं। एक होता है जो समय से आता है और समय से जाता है, ठीक है ना। टाइमली वो उसका आके पंच करता है और टाइम खत्म होता है तो पंच करके बाहर निकल जाता है। एक दूसरा होता है जो टाइम से आता है और जब तक काम कंप्लीट नहीं होता तब तक वो रहता है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो जल्दी वो फ्री हो जाता है, देर में कंप्लीट होता है तो देर तक वो रहता है सिस्टम में, वो टास्क बेस्ड काम करता है। तीसरा है जब भी प्रॉब्लम होगी वो इमीडिएटली आ जाएगा, सबसे पहले रन करेगा आने के लिए संस्था में, और जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो रहेगा, और जैसे उसको फील हो गया कि अब काम डेलीगेट हो गया है, काम होने वाला है, काम हमारी पकड़ में है, वो मूव कर सकता है, ठीक है। अब ये 3 तरह के लोग हैं, आपको कौन सा अच्छा लगता है इन तीनों में? जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला, मतलब पार्ट ऑफ Yes. ऑर्गेनाइजेशन बना। तो लास्ट वाला जो है वो ओनर है। ओके, इमेजिन करिए, ओनर्स, अगर बिल्डिंग में आग लगेगी उसकी तो सबसे पहले आएगा, राइट। लेकिन जब काम डेलीगेट कर दिया सबको, काम स्मूथली चल रहा है, तो वो बाकी फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए बाकी चीज़ें कर रहा होगा, ठीक है ना। सिस्टम अगर स्मूथ चल रहा है तो जो ऑफिसर होता है वो टाइम से आता है क्योंकि सिस्टम का डिसिप्लिन है, लेकिन वो काम जब तक कंप्लीट नहीं होगा, चाहे रात के 8 बज रहे हैं चाहे 9 बज रहे हैं, ही विल डू इट। IAS ऑफिसर हो, ऑफिस का ऑफिसर हो, CEO हो, CTO हो, ठीक है, CFO हो, वॉट एवर, प्रिंसिपल हो स्कूल का, ठीक है, दे सिट टिल द टास्क इज नॉट कंप्लीटेड, राइट। जो पहला है, सुनने में बड़ा डिसिप्लिन लगता है कि टाइम से आता है टाइम से जाता है, बट ही इज़ अ वर्कर, राइट। ठीक है, ही इज़ अ लेबर, ठीक है। उसको मंथली आवर का सैलरी मिलता है, उसको ओवर टाइम भी मिलता है। सेकेंड और थर्ड को ओवर टाइम कभी नहीं मिलता, क्योंकि दे आर वर्किंग ऑन द टास्क। राइट। फर्स्ट इज़ वर्किंग ऑन द टाइम, तो फर्स्ट इज़ गिविंग टाइम। अब बच्चे को हमें क्या बनाना है? हम सब चाहते हैं एज अ पेरेंट की ओनर बने, लेकिन उसको कहते हैं 4 से 8 पढ़ना बेटा, 3 से 7 पढ़ना, ठीक है ना। तो हम ट्रेनिंग तो वर्कर की दे रहे हैं, राइट। ओनर की दे नहीं रहे हैं। उससे हम ये कहें कि बेटा ये टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है, डू इट इन योर वे, कब करना है बट कंप्लीट कर लेना, ठीक है। सो ही विल वर्क ऑन द टास्क। तो एटलीस्ट ऑफिसर तो बना रहे हैं आप, ठीक है, तो ऑफिसर बनाएंगे तो ओनर बनेगा बाद में, लेकिन अगर आप उसको वर्कर बना रहे हैं, ठीक है, और वो आपके लिए पढ़ना शुरू कर देता है। अब बहुत सारे देखते होंगे बच्चे घर पे टीवी देख रहे होते हैं, जैसे ही पेरेंट आते हैं, मदर फादर दोनों जॉब में हैं, जब उनका आने का टाइम होता है तो किताब लेके बैठ जाता है बच्चा और कहता है मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। वाई? ही इज सेटिस्फाइंग हिज पेरेंट दैट आई एम वर्किंग, आई एम स्टडिंग। ही इज नॉट सेटिस्फाइंग हिज ओन एपेटाइट कि मुझे ये टास्क करना है, राइट। राइट। तो वो बच्चा नेचुरली किसी भी समय गिव अप करेगा, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहेगा अपनी लाइफ से, ठीक है। बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं जो हैप्पी नहीं हैं क्योंकि उनको मज़ा नहीं आ रहा, उनको लगा टास्क नहीं कर रहा हूँ मैं टाइम बेस्ड जॉब कर रहा हूँ, रूटीन जॉब कर रहा हूँ, और धीरे पहले उनको लगता था ओनर बने हैं, धीरे धीरे उनको स्लेवरी की वो आने लगती है, फिर लगता है कि मैं छोड़ ही नहीं सकता इस काम को, ठीक है, क्योंकि जैसे मैं छोड़ूंगा मेरी रेवेन्यू ख़त्म हो जाएगी, तो वो डर के मारे काम कर रहे हैं, उस दिन से उनको मज़ा आना बंद हो जाता है। राइट। तो हमारे बच्चों को, पेरेंट्स को पहले सोचना पड़ेगा कि हमें बनाना क्या है बच्चे को, ठीक है, और वो बनाने के लिए ओनरशिप चाहिए। ओनरशिप कब आएगी? जब हमारा पैशन हो उस फील्ड में। तो पैशन जानने के लिए आपको थोड़ा सा बच्चे के साथ या तो कम्युनिकेट कीजिए। भाई हमारे साइकोमेट्रिक टेस्ट के पहले भी तो तरीके थे, ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट आया उसके बाद भी ज़रूरत पड़ी इसकी, ऐसी नहीं है। साइकोमेट्रिक टेस्ट के पहले पेरेंट्स बच्चे को बहुत बातें करते थे, बहुत सारे घरों में लेके जाते थे, बच्चे रिलेटिव्स के यहाँ जाते थे, बहुत सारे और जगह जाते थे। आज वो सब बंद हो गया, रिलेटिव्स के यहाँ जाना बंद हो गया है, ठीक है। जब फ़ोन पे बात करोगे रिलेटिव से तो अच्छी अच्छी चीज़ें ही बताएगा, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम उसकी आपने उसको साइट किया ही नहीं, राइट। कि वो सुबह ऑफिस जा रहा है तो कितने चेहरे पे क्या टेंशन है,
शाम को लौट के आ रहा है तो क्या खुशियाँ हैं या टेंशन है, किस तरह से वो मैनेज कर रहा है। आपने तो सुनी सुनाई बातें की, ठीक है। तो अब इसलिए कोई नया एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ने लगी लोगों को, तो हम लोगों ने साइकोमेट्रिक टेस्ट बना करके बच्चों को देना शुरू किया, ठीक है। अदरवाइज तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान का सिस्टम था। आपको मैं एक बहुत सरप्राइजिंग इंसिडेंट बताऊं, मतलब सरप्राइजिंग क्या, सबको पता है। द्रोणाचार्य के पास 5 बच्चे गए एक ही परिवार के, ठीक है, पांचों पांडव, ठीक है। द्रोणाचार्य ने पांचों को अलग अलग ट्रेनिंग दी, ठीक है। एक धर्मराज बन गए, एक गदाधारी बन गए, एक अर्जुन बन गए, ठीक है। अर्जुन को अगर हम धर्मराज की ट्रेनिंग देते, ठीक है, आज इमेजिन हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अब क्लियर कट पर्सनालिटी दिख रही है, राइट। तो क्या उस समय द्रोणाचार्य ने ये जजमेंट कैसे किया होगा, ठीक है। तो हमारे पास पुराने समय में एक सिस्टम था। ये जो साइकोमेट्री है वो एक नेचुरल वे से हम साइकोमेट्री करते थे बच्चों का, उनकी ट्रेट समझने की कोशिश करते थे, उनके अंदर चीज़ें देखने की कोशिश करते थे। इसीलिए एक ही गुरु के पास, ठीक है, हर तरह के बच्चे निकलते थे, ठीक है। आज के सिस्टम में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। लकीली हम 2020 का NEP हमें मिल गया है। NEP को सही तरह से अगर ज़मीन पे उतारा जाए तो ये सारी चीज़ें, समस्याओं का निदान है उसके पास, ठीक है। तो वी आर वेरी लकी कि अभी जो जनरेशन आ रही है वो NEP के का मॉडल उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब जितनी जल्दी स्कूल और कॉलेजेस उसको अडॉप्ट कर लें, जितनी जल्दी हमारे पेरेंट्स उसको इम्प्लीमेंट कराने लगे बच्चों के साथ, उतनी जल्दी ये चीज़ें दिखने लगेगी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैंने पीयूष सर, थोड़े क्वेश्चन है जो मुझे पेरेंट्स साइड से मिले थे, क्योंकि हमने शेयर किया था कि हम इस तरह Yes, से पॉडकास्ट कर रहे हैं। राइट। तो उनके कुछ क्वेश्चन थे इस रिगार्डिंग स्टूडेंट के, उनके मतलब करियर के रिगार्डिंग। सो वो एक डिस्कस करने हैं। सो फर्स्ट है कि आज, पहले ऐसा था कि स्टेट बॉडी था, और सेंटर। आज एक नया चल रहा है, इंटरनेशनल बोर्ड चल रहा है। सो या पेरेंट्स कंफ्यूज है कि किस में बच्चे को डालें, कैसे डालें, कौन सी स्कूल फाइनलाइज करें। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई फॉर्मेट है या ऐसा कुछ है कि जिससे उनको आइडिया है कि नहीं ये चीज़ सही है मेरे बच्चे के लिए? देखिए क्या है कि एक गुजरात में देखें तो एक स्टेट बोर्ड है। स्टेट बोर्ड में भी 2 चीज़ें हो गई, एक गुजराती मीडियम, एक इंग्लिश मीडियम, फिर CBSE है, फिर ICSE है, फिर उसके बाद एक कैम्ब्रिज बोर्ड और एक IB बोर्ड, ये 2 बोर्ड और आ गए हैं। ओके। गुजरात में बच्चों को मोस्टली पेरेंट का इच्छा होती है कि बच्चे बाहर चले जाएं 12th के बाद या कॉलेज के बाद, सेटल वहाँ होने लगे। तो उनके लिए एक शॉर्टकट नज़र आता है कि IB या फिर कैम्ब्रिज बोर्ड से अगर पढ़ाई कर लेता है बच्चा तो उसको बाहर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। राइट। एक्चुअल में ऐसा है नहीं अभी तक। उसका नॉलेज कैसा है, उसकी इंग्लिश कैसी है, उसका एक्सप्रेशन का तरीका कैसा है, उन सारी चीज़ों पे वो बाहर जाता है, ठीक है ना। तो बोर्ड स्पेसिफिक बच्चों को अभी नहीं होना चाहिए। अब एक दूसरी मिथ है पेरेंट्स के अंदर जो CBSE में है, जो ICSE में है, कि गुजरात बोर्ड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है यहाँ इंजीनियर और डॉक्टर बनने की, कुछ CT के थ्रू या फिर गुजरात के जो कॉलेजेस हैं उनके प्रेफरेंसेस हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो चाहे वो CBSE का बच्चा हो, चाहे गुजरात बोर्ड का बच्चा हो, चाहे वो ICSE का बच्चा हो, उनके परसेंटेज के हिसाब से उनके पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो बोर्ड बच्चा कोई भी ले, आजकल सारी बोर्ड में NCERT चल रही है, चाहे वो CBSE हो, चाहे ICSE हो, चाहे वो गुजरात बोर्ड हो। तो किताब लगभग सेम हो गई हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है एग्ज़ाम का, ठीक है। गुजरात बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसा लगता था, अभी तो बहुत सारी चेंजेस आए हैं कि जो बुक में लिखा है वही लिखना है। तो जो टीचर्स का पुराना पढ़ाने का स्टाइल था वो है कि हम वही पढ़ाएंगे जो किताब में डेफिनेशन लिखा है, हम किताब के ही प्रॉब्लम भी सॉल्व कराएंगे क्योंकि उतने ही प्रॉब्लम में से आना है। जबकि बच्चा जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाता है, जब बाहर के ओपन चैलेंजेस में जाता है, तो उसको थॉटफुल प्रॉब्लम्स मिलते हैं, क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ठीक है। आजकल CBSE में हॉट्स के क्वेश्चन आते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग के। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्लोज कई बार CBSE दिखता है। CBSE का जो पैटर्न है, जो उसकी टीचिंग स्टाइल है, जो उसके क्वेश्चन पूछने की एनालिसिस की स्टाइल है बच्चों के, वो CBSE दिखता है। बट आई विल से कि तीनों बोर्ड लगभग ठीक हैं।
तीनों बोर्ड में कुछ अपने डिमेरिट्स है, कुछ मेरिट्स हैं, और जिस बोर्ड में जो बच्चा है उसी में कंटिन्यू करे, कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई में है तो सीबीएसई में कंटिन्यू करे, आईसीएसई में है तो आईसीएसई 10th के बाद बच्चे छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ गुजरात में ऐसा कोई बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस नहीं हैं, स्कूल्स नहीं है जहाँ आईसीएसई 12th तक है। तो 10th के बाद बच्चा सीबीएसई चला जाए, दैट इज़ द बेटर। ठीक है, पेरेंट को सजेशन ये है कि 10th के बाद बच्चे को सीबीएसई में ले आए। सीबीएसई इज़ मोर क्लोज टू द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो उसको चैलेंजेस फ्यूचर में आने वाले हैं। इवन यूपीएससी में, जीपीएससी में एनसीईआरटी की जो किताब है उसको ज़्यादा फॉलो किया जाता है, ओके जो एग्जामिनर्स फॉलो करते हैं। तो एक बोर्ड के बारे में सोचने के लिए तो ये चीज़ है। और आजकल बच्चे साइंस, गुजरात बोर्ड छोड़ के, गुजराती मीडियम छोड़ के इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर रहे हैं। राइट पेरेंट की इच्छा है कि बच्चों को अंग्रेजी आ जाए, तो वो गुजराती मीडियम में भी रह के अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो केवल इसलिए शिफ्ट करना भी बहुत ज़रूरी नहीं है। शिफ्ट करें, अच्छा है, क्योंकि इंग्लिश में आजकल ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश हो गई, तो इंग्लिश आनी ज़रूरी है। ठीक है, तो वो स्विच करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केवल इस बिना पे न स्विच करें कि गुजराती मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आ जाएंगे तो अच्छी एजुकेशन हो जाएगी या बाहर जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेज से बच्चे जो काम किए हैं ज़्यादा अच्छा भी किए हैं कई जगह पे। ठीक है ना, तो पेरेंट्स को पूरा थॉट लेना चाहिए, केवल एक किसी के कहने पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के मोटिवेशन पे वो स्विच ओवर न करें। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। दूसरी, आजकल डमी स्कूल जो है, ठीक है ना, एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि डमी कर लें, क्योंकि स्कूल में एजुकेशन से थोड़ा सा ट्रस्ट कम हो गया है। ठीक है, तो कोचिंग में चला जाएगा या ट्यूशन में चला जाएगा। एजुकेशन का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, मल्टी सिचुएशन से लर्निंग। ठीक है ना, मल्टीपल सिचुएशन से। अगर हम डमी स्कूल में ले गए तो सेंटर पे क्या होने वाला है, कोचिंग सेंटर पे या ट्यूशन सेंटर पे क्या होने वाला है? उसको केवल हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, और वो भी टारगेटेड, कि एग्ज़ाम में नंबर कैसे आना है, कंपटीशन में नंबर कैसे आना है, हम उसके लिए पढ़ाएंगे। उसकी जो नेगोशिएशन पावर है, उसकी जो मैन्यूवरिंग पावर है अपने कलीग के साथ, वो कब आएगी उसके अंदर? ठीक है, हारने का स्वाद वो कब चखेगा? जब स्पोर्ट्स में हार रहा है, इसको क्लास में जीत रहा है। कोई क्लास में हार रहा है, मतलब सब्जेक्ट में हार रहा है, स्पोर्ट्स में जीत रहा है। तो ये जो वर्सेटिलिटी है, जो ये बच्चों के अंदर आपस में निगोशिएशंस, अंदर आपस में कहीं लीडरशिप और कहीं वो फॉलोअर, दोनों बनता है। ये बनने का जो पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए उसे, खुल के हंसने का जो उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए। ठीक है, फेल होने का जो स्वाद लेना है उसे, सक्सेस लाने का भी, मोमेंटरी सक्सेस लाने का भी स्वाद लेना है, वो दोनों जब तक उसको नहीं मिलने वाला, ठीक है, और रिलैक्स इन्वायरमेंट में भी वो कुछ देर रहे, वो नहीं मिलने वाला, तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा उसका। तो आई रियली रिकमेंड कि बच्चों को डमी स्कूल नहीं, अच्छे स्कूल में जाना है। ठीक है, जिस स्कूल में ये रिस्पॉन्सिबल टीचर्स हों, पूरी तरह के अच्छे फुल टाइम टीचर्स हों, और पूरा टाइम देके स्कूल उनको पढ़ा रहा हो। शाम को कोचिंग ट्यूशन में इसलिए जाएं, ठीक है, कि उनको कोई एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, एक टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, जिसके लिए वो अगर ट्यूशन और टीचर वो वाला काम वही कर सकता है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि आपको इकोसिस्टम चाहिए। इकोसिस्टम आपको पूरा खिला करके डेवलप करेगा, हर चीज़ आपका ग्रो कराने का मौका देगा। तो अगर वो पेरेंट्स ध्यान दे उस पर, तो मुझे लगता है कि एक बच्चे को सही एनवायरनमेंट दे पाएंगे। राइट। अभी कुछ दिन पहले एक पेरेंट मुझसे इंटरेक्ट कर रहे थे कि इफ़ यू से दैट इकोसिस्टम, एजुकेशन का इकोसिस्टम, तो उसमें ऐसा क्या है जो सब्जेक्ट के अलावा आप करते हो? ठीक है ना, आप भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाओगे अगर बच्चा का ये सब्जेक्ट है, आप कॉमर्स पढ़ाएंगे अगर कॉमर्स का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऐसा क्या करते हैं कि आप उसमें चेंजेस आए? तो मैं कहता हूँ, देखो, हम लोग उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं, उसको ओनरशिप लेना सिखाते हैं कि हाउ यू हैव टू टेक ओनरशिप। उसके लिए एक हमारे पास एक प्रोग्राम है, यंग सीईओ। सीईओ, ओके, तो सीईओ वर्ड सुनते ही लगता है कोई बिजनेस का हेड होगा। राइट। ठीक है ना, तो अगर हमें बिजनेस नहीं करना है तो मेरे लिए ये प्रोग्राम नहीं है। ठीक है ना, तो मेरे बच्चे को तो आईआईटी में जाना है, तो आई शुड आई डू यंग सीईओ प्रोग्राम। सीईओ कौन होता है? जो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सिस्टम को चलाने की ताकत रखता हो या सोच रखता हो। ठीक है ना, तो पहली बात आ गई, उसको ओनरशिप लेने की ताकत है उसके अंदर, या ओनरशिप लेने की सोच है उसके अंदर। दूसरा,
वो पूरी प्रोसेस को समझने की कोशिश करता है। पूरा प्रोसेस उसको नहीं पता हो सकता है ना पता हो, लेकिन पूरी प्रोसेस से गुजरेगा वो, उसको समझने की कोशिश करता है। वो ये नहीं कह सकता कि मेरा सीटीओ खराब है इसलिए मेरी कंपनी डूब जाएगी। नहीं, सीटीओ के साथ वो काम करके वो काम निकलवाएगा जो काम हमारे क्लाइंट को चाहिए। ठीक है ना? तो हम बच्चे को सीईओ बनाने का प्रोग्राम इसलिए दे रहे हैं कि उसके अंदर ओनरशिप आए, नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उसके अंदर पावर आए, कि हम उसको अलग अलग तरह के प्रॉब्लम देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे ऐसे ही पूछूं कि लेट अस से कि टोटल बच्चे क्लास 10th का बोर्ड इस साल, ठीक है, 2026 में कितने दिए होंगे, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक तरीका है, कंप्यूटर पे गए, डाटा निकाल लिया, ठीक है, इतने बच्चे ने दिया। मैं कह रहा हूँ स्पॉन्टेनियसली आपको अभी बताना है, ठीक है ना? तो प्रॉब्लम को कैसे, प्रॉब्लम हमें मिल गया, एनालाइज कैसे करें, ठीक है ना? तो हमें पता चला कि 140 करोड़ पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, ठीक है। उसमें ये पता चला कि 30 ईयर के नीचे 60% लोग हैं, ठीक है। उसमें ये भी पता चला कि भाई तो 30 ईयर के नीचे 60% लोग हैं तो हर साल कितने लोग होंगे, राइट। ठीक है। फिर पता चलता है कि अच्छा 80% लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो एक साल में कितने लोग हैं, उसका 80% आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट दोज हु हैव गिवन दिस एग्जाम, ठीक है। तो बाई सिटिंग हियर with minimum information with your analytical power, how you are solving the problem, right? So ये एक छोटी सी इंसिडेंट है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। उनके साथ केस दिए जाते हैं, उनको कहते हैं रिसोर्सेस कम है, आप बताओ कैसे निकालोगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बच्चे अगर जब निकालना सीखते हैं तो उनको फिर रिसोर्स की जो भूख होती है वो कम होने लगती है, अपने ऊपर फेथ, अपने ऊपर बिलीव ज़्यादा होने लगती है, एंड दे बिकम ओनर ऑफ द टास्क। और जैसे ही उसका आईआईटी उसकी ओनरशिप में आ गई, उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। आपको एक डाटा दूं तो 15 लाख बच्चे मान लीजिए 12th मैथ्स से करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, उसमें से पूरे उतने नहीं, कुछ बच्चे फॉर्म भरते हैं, ठीक। जैसे पहले आईआईटी का फॉर्म अलग से भरा जाता था, तो 2 से 3 लाख लोग फॉर्म भरते थे। तो 15 लाख में से 3 लाख ने ही डिसाइड किया कि मैं आईआईटी दे सकता हूँ, राइट। या उनके फादर ने बोल दिया कि आईआईटी दे दो। लेकिन बाकी जो 12 लाख है उन्होंने पहले से ही गिव अप कर दिया है कि आईआईटी इज नॉट माई कप ऑफ टी, राइट। क्लियर? तो ओनरशिप उन्होंने ली नहीं, चैलेंज की। फिर इन 3 लाख में से 1.5 लाख को पहले दिन ही पता है, जो फॉर्म भर रहे हैं, मुझे देना नहीं है, मैं तो पापा ने बोला है इसलिए भर दिया हूँ, ठीक है ना, या दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है। तो कंपटीशन एक्चुअली वो 1.5 लाख में ही है। फिर 1.5 लाख में से 50,000 लोग ऐसे हैं जो तैयारी करते हैं दम लगा के, ठीक है ना, पूरी ताकत से, जिनके लिए वही जीना मरना हो जाता है। तो कंपटीशन दिखता तो है 15 लाख में से, लेकिन कर रहे हैं 50,000 में से ही, और 50,000 में से 10,000 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं जाग जाऊं तो मैं पहले उस 50,000 में आ जाऊंगा, और अगर मैं अच्छे से मेहनत कर दूं तो मैं सेलेक्ट भी हो जाऊंगा, ठीक है। तो पहले बच्चे को जगाना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें, ओनरशिप, वो टारगेट उनको हम देते हैं। हो सकता है वो 3 महीने में ले ले, हो सकता है 6 महीने में ले ले, हो सकता है 1 साल में ले, या हो सकता है इस फील्ड के लिए गिव अप करके दूसरा फील्ड ले ले, राइट। तो अगर उसके साथ हम पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, देन ही विल एबल टू आई मीन गो टू द हायर स्केल। ग्रेट ग्रेट। मेरे को लगता है एजुकेशन में काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब फोकस नहीं हो रहा है कुछ चीज़ों में, या तो इन्फॉर्मेशन एंड यूज़र या पेरेंट तक नहीं पहुंच रही। क्योंकि आज मेरे को काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसे जानने को मिली कि नहीं, ये फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये है सर ना कि आजकल हम लोग के पास समय कम है, और हम सब जल्दी में हैं और सब डरे हुए हैं, राइट। एक्चुअली कहते हैं ना, फियर इज आई मीन समथिंग विच स्लो डाउन योर थॉट प्रोसेस, राइट। सो हम रिस्क लेना, नई चीज़ करना, उससे डर रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि जितनी भी फील्ड है, अगर मैं एक जर्नी आपको बोलूँ, एक वैदिक जर्नी बोलूँ तो, और फिर एक 100 ईयर की जर्नी बोलूँ तो, वैदिक जर्नी में ये था कि पहले गुरु किस लिए जाने जाते थे। हम पहला गुरु जो जान रहे हैं अभी, वशिष्ठ, ठीक है। वशिष्ठ वाज नोन फॉर हिज माइंड, ठीक है ना, कि उनका सोच कैसा था, उनका दिमाग कैसा था। नेक्स्ट जनरेशन आया तो जब द्वापर का, त्रेता के वशिष्ठ थे, द्वापर का जो युग आया उस पर कौन गुरु जानते हैं हम लोग?
हम जानते हैं द्रोणाचार्य को, द्रोणाचार्य वाज वॉरियर, ठीक है ना, वॉरियर था, ठीक। नेक्स्ट जनरेशन, आज की जो अभी जनरेशन में हम लोग बात करें अगर कलयुग में, तो हमारा गुरु है एलन मस्क, ठीक है, फाइनेंस। तो आज के हमारे जो पेरेंट्स हैं, अगर वो फाइनेंस के पीछे दौड़ रहे हैं या बच्चा हमारा फाइनेंस के पीछे दौड़ रहा है तो गलत नहीं है, ठीक है। उसको एक्सपोजर देना है कि फाइनेंस के साथ साथ उसको लाइफ जॉयफुल कैसी हो, ठीक है। फाइनेंस लेने के रास्ते कैसे हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आज का हमारा गुरु है फाइनेंस। तो गलत नहीं है कि हमारा पेरेंट या हमारा बच्चा की एम्बिशन फाइनेंस हो गई है, ठीक है। तो एक ये बात है। दूसरी बात, अगर हम लास्ट 100 ईयर की बात करें तो करियर कैसे चेंज हो रहा है, फाइनेंस सेंट्रिक भी, नीड सेंट्रिक भी। पहले एक आप अगर आज़ादी के समय की बात करें, यू टेक नेम 20, 30, 40 वाट एवर नंबर्स, यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ देम आर लायर्स, लीगल फील्ड के थे, क्योंकि उस समय उन्होंने रियलाइज़ कर लिया था या गिव अप कर लिया था कि ब्रिटिश से हम लॉ के थ्रू ही डिबेट कर पाएंगे, जीत पाएंगे, और कोई तरीका हमें नहीं दिख रहा है, हम फाइट करके उनको दूर नहीं भगा सकते, ठीक है। तो उन्होंने सबने लीगल में गए और लीगल को सोसाइटी ने भी रिस्पेक्ट दिया, एक्सेप्ट किया। उसके बाद सेकंड जब आज़ादी हो गई तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, टीचर, ठीक है ना, टीचर्स डे मनाना शुरू किया, क्योंकि अब हमें एजुकेशन चाहिए, ठीक है, टीचर चाहिए, तो पढ़ाना शुरू किया। तो उस समय के प्राइमरी स्कूल के टीचर की बड़ी इज्जत हो रही थी, ठीक है ना। प्राइमरी स्कूल के टीचर्स बहुत सारे आए उस समय कि हम बच्चों को ब्रूट लेवल से पढ़ाना शुरू करें, क्योंकि एजुकेशन लॉस हो गया था। थर्ड आया जब रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, एक मूवी भी आई रोटी कपड़ा मकान। क्यों? खाना प्रॉब्लम था, भुखमरी हो रही थी, जय जवान जय किसान का भी नारा लगा, ठीक है, कि किसान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। रोटी कपड़ा और मकान, इसके लिए जो इंजीनियरिंग आई उस समय कि भाई इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो उस समय मैकेनिकल इंजीनियर आया मशीन बनाने के लिए, केमिकल इंजीनियर आया टेक्सटाइल बनाने के लिए। तो उस समय की इंडस्ट्री का ही नाम लेंगे, सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, चाहे वो बिरला की बात करें, चाहे टाटा की बात करें, चाहे और भी बहुत सारे, तो सब टेक्सटाइल बनाते थे, कपड़े की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। गांधी जी भी चरखा से जाने जा रहे थे कि कपड़े की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी, ठीक है। तो टेक्सटाइल आया, सिविल आया, क्योंकि मकान की ज़रूरत थी। तो रोटी कपड़ा और मकान को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोर इंजीनियरिंग आई 4, ठीक है। फिर आगे बढ़ा सोसाइटी को, अब हम थोड़ा सा आगे हो गए हैं, थोड़ा कंफर्ट जोन में आ गए, थोड़ा प्रिसीजन चाहिए, तो कंप्यूटर साइंस आया, ठीक है ना। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स आया कि अब बटन दबा करके मशीन चला लें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें आई कंट्रोल करने। फिर कहा कि हम भी नहीं कंट्रोल करेंगे, अब ऑटोमेटेड चाहिए, तो कंप्यूटर साइंस आया। अब अगला जनरेशन क्या आने वाला है, अगर वो हम बिना जाने पिछले जनरेशन के साथ तैयारी करेंगे तो अगला जनरेशन तो ऑब्सोलीट हो जाएंगे हम, ठीक है ना। तो हमें आगे की तैयारी करने के लिए बच्चों को, पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। उनको ये देखना पड़ेगा कि हम सारी इन्फॉर्मेशन उठाएं। तो हमारी वेबसाइट पे भी हमने डाला है 300-400 करियर्स, और हर बार हम कुछ नए नए करियर्स उस पर डाल रहे हैं। तो बच्चे जाके वहाँ भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज गूगल से भी पढ़ सकते हैं, एआई के थ्रू भी वो बहुत सारे करियर निकाल सकते हैं, बट सोच बदलनी पड़ेगी। राइट। ये वॉर इफेक्ट करता है क्या? वॉर इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि एजुकेशन को इसका जो आउटकम होगा वो एजुकेशन का रास्ता डिसाइड भी कर सकता है। जैसे एक तो जो बच्चे इंडिया से बाहर जाना चाह रहे थे बहुत सारे, अभी कुछ वॉर की वजह से स्टॉप कर दिया गया है वीज़ा मिलना, ठीक है। कुछ बच्चों का डिसइंटरेस्ट भी हो रहा है, फियर उसके वजह से कि हम बाहर नहीं जाते, ठीक है। तो लाइफ की जो सेटलमेंट थी, एक ट्रेंड पे चले जा रहे थे। वॉर या इस तरह के कोई भी जर्क, चाहे वो जैसे लॉकडाउन आया था वो जर्क, वॉर आया है ये जर्क, अब ये लग रहा है कि ये कितना बड़ा वॉर होगा पता नहीं चल रहा है। तो इसका फाइनल आउटकम क्या आने वाला है, दैट विल डेफिनेटली डिसाइड डिफरेंट करियर एवेन्यूज, डिफरेंट एपी सेंटर्स इन द वर्ल्ड। कि हो सकता है अमेरिका एपी सेंटर न रहे, ठीक है, तो कहीं और जाने के लिए लोग ट्रेंड बना लें, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता है, और अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ निकलेंगी राइट आफ्टर द वॉर वो मिलेगा। और वहाँ उस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए क्या ट्रेनिंग चाहिए, किस तरह के एजुकेशन चाहिए, किस तरह के चैलेंजेस को मीट करना है, उस तरह के करियर भी आ जाएंगे।
राइट राइट राइट. सो जब कोई बड़ा वार होता है तो उसका आउटकम बदलता है और उससे एजुकेशन सिस्टम भी हो सकता है कुछ चेंजेस आए. राइट राइट. ओके, सो अभी अपना एक लास्ट है रैपिड Yeah. फायर राउंड. ओके ओके, आपको वन लाइन में ही सिर्फ आंसर देना है. ओके. ओके, सो फर्स्ट है डिग्री और स्किल. स्किल इज इम्पोर्टेंट. ओके, अच्छा, अटेंडेंस 75% कंप्लीशन होनी चाहिए या ऑप्शनल? अटेंडेंस 100% होनी चाहिए, नॉट कंपल्सरी. ओके. इट इज़ मोटिवेशनल. ये बच्चा अगर हम सिनेमा अगर नहीं छोड़ सकता तो स्कूल क्यों छोड़ेगा? ठीक है. अगर वो सिनेमा झगड़ा करके जा रहा है देखने तो स्कूल भी नहीं छोड़ेगा वो. आपको सिस्टम बदलना पड़ेगा. कंपल्सन वर्ड हटा करके ऑप्शनल कर दिया जाए, लेकिन वो फिर भी 100% जाएगा. हमें बदलना है एज अ टीचर. ओके, बैक बेंचर या टॉपर? इतिहास ये कहता है कि बैक बेंचर हैज़ डन वेल, बट क्यूरियस लर्नर हैज़ टू बी देयर ऑन एनी बेंच. ओके, अच्छा, इंडियन एजुकेशन सिस्टम का कोई ऐसा रूल्स जो आप बदलना चाहें? मार्क बेस्ड इवोल्यूशन. जो कहते हैं कि हम लोग एक्चुअली इंडियन बेस्ड सिस्टम है ही नहीं, फॉलो ही नहीं कर रहे हैं. हम तो सब ब्रिटिश एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं. तो ब्रिटिश एजुकेशन में जो चेंज हमें चाहिए कि ग्रेड बेस्ड 6 to 7, 7 to 8 प्रमोशन का जो ईयरली प्रमोशन का तरीका है उसको स्किल बेस्ड प्रमोशन किया जाए और मार्क्स बेस्ड प्रमोशन की जगह अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड प्रमोशन किया जाए. तो दैट विल आई मीन चेंज द सिनेरियो. ऑनलाइन क्लासरूम या ऑफलाइन क्लास? Both has benefit. I will say blended means a hybrid mode ओके. in which a teacher can be replicated. A good teacher can be replicated through online, reach to different places. But along with that, we need one-to-one connect. So a very strong AI LMS is needed. AI means artificial intelligence based learning management system is needed. Without that, if teacher is doing online, it will be, I mean, it will be a problem. ओके. So connect with a student will not be there. ओके. ओके, डॉक्टर पीयूष शुक्ला इन 3 words. My goodness. So first, I am a learner. Second, I am an educator. But above it, I consider myself as a motivator. Okay. So I mean, learner, educator, and motivator. Great. Okay, Khan sir or Khan Academy or local tuition classes? Good teacher, I mean inspirational teacher, or I will say infectious teacher. जो अपने को बच्चे पे मतलब इन्फेक्शन डाल पाए, अपना बच्चा उसको भूल ना पाए. ठीक है. वो टीचर कौन होगा? एक ऐसा आर्टिस्ट जिसका नॉलेज और पैशन दोनों बच्चों को एलिवेट करने में लगा हो. सो दैट इज़ व्हाट अ टीचर इज नीडेड. राइट. ओके, व्हाट्स द नेक्स्ट बिग थिंग्स जो एजुकेशन में आएगा? एजुकेशन एक्चुअली 360 चेंज हो चुका है. तो मार्क्स बेस्ड एजुकेशन का अभी कोई रोल नहीं है. और इसलिए आप देखेंगे गवर्नमेंट ने पहले प्राइमरी बोर्ड था, फिर हाई स्कूल बोर्ड किया, अभी 10th बोर्ड भी खतरे में है, उसको डाइल्यूट किया जा रहा है. क्योंकि इन बोर्ड से कुछ आउटकम नहीं मिल रहा है बच्चे को. आई मीन कोई करियर नहीं मिल रही है. सो एजुकेशन सिस्टम में जो मार्क्स बेस्ड सिस्टम है उसको हटाना पड़ेगा, स्किल बेस्ड सिस्टम पे लेके जाना पड़ेगा. और बच्चों के अंदर अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी पड़ेगी. तो एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ तो कंपलसरी है. ठीक है. NEP 2020 को मैं फिर से बोलूँगा कि उसे स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करना शुरू किया जाए. और जितने भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज़ हैं उसको अगर अगले 2 साल 3 साल में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें स्ट्रांगली, दैट विल गिव अ रिफ्लेक्शन. थैंक यू सो मच पीयूष सर, आपने टाइम निकाला, अपना इम्पोर्टेंट नॉलेज हमारे साथ शेयर किया. काफ़ी यूज़फुल है, मतलब ऑडियंस को भी बहुत ही यूज़फुल रहेगा. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच.